देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रही हूँ देश का सिपाही हूँ। करें है लाइव हम। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है। गाना सुन लिया क्या तुम लोगों ने? नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं। तुम भी देश के सिपाही ही बनोगे ना यार, देश के डॉक्टर्स बनोगे। डॉक्टर्स भी तो सिपाही से थोड़ी कम थोड़ी होते हैं। तो ये शीट बाद में लगा लेगा, एकदम गलत टाइम पे तूने वो किया। हाँ चलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चल तू लगा ले जो टिक मार्क लगा रहा था। एक क्या बोलते हैं, जब मैंने ये बात बोली ही दी है, तुमने वो एक गाना सुना है जिसमें जो एक गाना तेरी मिट्टी का जो डॉक्टर वर्जन आया था, वो गाना कितना प्यारा गाना था। उसमें इतनी प्यारी प्यारी लाइंस थी कि हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे, है ना। उसका एक डॉक्टर वर्जन जो था ना, मैं तुम्हें क्लास के बाद वैसे सुना दूंगी। उसके अंदर बहुत प्यारी प्यारी बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल लाइंस थी, है ना। और आई थिंक वो लाइंस कोविड के टाइम पे वो निकला था, और बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग सॉन्ग है। मुझे इतना इंस्पायरिंग लगता है, तो तुम जो फ्यूचर डॉक्टर्स हो उनको तो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग लगना चाहिए, है ना। इतनी प्यारे बेटा उसके वर्ड्स हैं, तो वो हम क्लास के बाद के लिए सेव करते हैं। और अभी हम बेटा क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आज हमें मैम के नाम की तरह इस चैप्टर की क्या करनी है बेटा, समाप्ति। ठीक है, तो आज होने वाली है इस चैप्टर की समाप्ति, और आज हम बेटा कोशिश करेंगे कि समाप्त कर दें। अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी ट्रेन तो छूट नहीं रही है बेटा, तुम्हारी भी नहीं छूट रही होगी। ठीक है, और साथ में हमें PYQs करने हैं। हाँ बस पानी भिजवा देना, ठीक है। बाद में हमें साथ में बेटा PYQs भी करने हैं और पोल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो बस शुरू करते हैं। विथ फुल जोश, विथ फुल एनर्जी, हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स टू ऑल माय सबोला आर्मी इन द हाउस। और हम बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 11, और आज हमें बेटा रेस्ट ऑफ द टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो हमने पिछले दिन ना बेटा जो किया था उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। हाँ क्विक रिवीजन करते हैं। क्वैक साउंड कर रहा है, ठीक है। एक रिवीजन करते हैं जो हमने पिछली क्लास में किया था, उसका एक फटाफट से रिवीजन करते हैं। और हमने बेटा ये 4 डिफरेंसेस लिखे थे, हम यहीं से आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने कॉन्ट्रैक्ट थेस और ऑस्टिक थेस लिखा था, हम यहीं से शुरू करेंगे। बहुत ही शानदार, तुम्हारा जो आग निकलता है ना कमेंट्स में, और जो तुम्हारे दिल निकलते हैं, तुम्हारी जोश से मुझे जोश आता है, और मेरी जोश से तुम्हें जोश आता है। तो वाइसे वर्सा है बेटा एकदम। मैम का जोश मैम अगर नींद में पढ़ाएंगी तो तुम भी सो जाओगे, और तुम अगर बेटा नींद में लिखोगे तो मैम भी सो जाएंगी, ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे का जोश बेटा बरकरार रखना है। लेकिन एक हम चलाएंगे बेटा समाप्ति एक्सप्रेस, और समाप्ति एक्सप्रेस बेटा शुरू करते हैं हम पिछले क्लास के रिवीजन के साथ। तो हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ा था कॉर्डेटा के बारे में। कॉर्डेटा की बेटा आंख बंद करके क्लासिफिकेशन याद करो। फाइलम कॉर्डेटा को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आपने कहा था प्रोटोकॉर्डेट्स, या फिर आपने कहा था यूकॉर्डेट्स। दूसरा प्रोटोकॉर्डेट्स जिनको आप एक्रेनिएटा बोलते हो। एक्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेट्स जिनके पास ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम एब्सेंट होता है। और दूसरा वाला बेटा क्या है, यूकॉर्डेट यानी कि ट्रू कॉर्डेट्स, यानी जिनके पास ब्रेन बॉक्स होता है। ब्रेन की गारंटी नहीं है पर ब्रेन बॉक्स जरूर होता है यूकॉर्डेट्स में या क्रेनिएटा में। प्रोटोकॉर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मरीन थे, और प्रोटोकॉर्डेट्स में आपने पढ़ा था यूरोकॉर्डेट्स, और दूसरा पढ़ा था सेफेलोकॉर्डेट्स। एक जिनके लार्वा के टेल में सिर्फ नोटोकॉर्ड होती है, सिर्फ लार्वा में होती है, सिर्फ टेल में होती है, यूरोकॉर्डेटा, जिन्हें हम प्यार से ट्यूनिकेटा भी बोलते। इन्हीं का दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा या ट्यूनिकेट्स, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर एक बेटा कवरिंग होती है जिसे ट्यूनिसिन बोलते हैं, राइट। आपने इसमें एग्जाम्पल
एग्जाम्पल पढ़ा एसिडिया, आपने इसमें एग्जाम्पल पढ़ा डोलियोलम, सैल्पा, ठीक है। इसके अलावा सेफेलो का मतलब था हेड, हेड से लेके टेल तक नोटोकॉर्ड, लार्वा में भी एडल्ट में भी मतलब थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगा सेफेलोकॉर्डेटा, जिसका एक ही एग्जाम्पल था विद मल्टीपल नेम, एम्फिऑक्सिस या लैंसलेट बोलते हैं या ब्रैंकियोस्टोमा बोलते हैं, एक ही बंदे का मल्टीपल नाम। फिर आपने पढ़ा बेटा यूकॉर्डेट यानी ट्रू कॉर्डेट, जिनके पास ब्रेन बॉक्स था, उसको आपने बेटा एक ही सब फाइलम में कैटेगराइज किया, जो सब फाइलम था वर्टिब्रेटा। यहां आपने प्रोटोकॉर्डेट को 2 सब फाइलम में डिवाइड किया था, यहां यूकॉर्डेट को आपने एक सिंगल सब फाइलम यानी वर्टिब्रेटा में क्लासिफाई किया, जिसका फीचर था नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। मैंने आपके काफी सारे डाउट्स का आंसर भी किया है, आज आप चेक करना। बच्चे बोनी और कार्टिलेजिनस का मतलब पूछ रहे थे। बोनी और कार्टिलेजिनस का मतलब बेटा जो चीज बोन्स की बनी हो उसे बोनी बोलते हैं, जो चीज कार्टिलेज की बनी हो उसे कार्टिलेजिनस बोलते हैं। तो यार किसी किसी की जो अंदर की स्केलेटन होती है वो बोन्स की बनी होती है, किसी किसी की कार्टिलेज की बनी होती है। वर्टिब्रेट्स यूजुअली उनको बोलते हैं जिनका नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है, किसी किसी में कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है, किसी किसी में इनकम्प्लीटली रिप्लेस होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा भी था कल की पिछली क्लास में, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स में किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए, लंग्स होता है रेस्पिरेशन के लिए, हार्ट होता है 1 2 3 4 चेंबर, टेस्टिस और ओवरी प्रेजेंट हो सकती है यानी कि गोनाड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। वर्टिब्रेटा को आपने बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ए ग्नैथोस्टोम, इसे डिवीजन बोलते हैं, डिवीजन ए ग्नैथा या ए ग्नैथोस्टोम, डिवीजन ग्नैथोस्टोम या फिर ग्नैथा, यानी कि ए ग्नैथा या ए ग्नैथोस्टोम का मतलब होता है जबड़ा, जॉ। कई बच्चे जॉ का मतलब पूछ रहे थे, डिक्शनरी में सर्च भी नहीं करते हो यार तुम, और जॉ अगर गूगल पे डालोगे तो जबड़ा आ जाएगा बेटा, इतनी तो मेहनत कर लो। कहते हैं कि मैम जॉ का हिंदी मतलब बता दो, हालांकि मैंने डाउट्स में बता दिया है। तो बेटा क्या होता है, जॉ का मतलब होता है जबड़ा। अगर बेटा माउथ इज नॉट बाउंडेड बाय जॉ तो माउथ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है वैसा टाइप का माउथ जैसे साइक्लोस्टोम में दिखता है, सक्टोरियल टाइप का माउथ। और ग्नैथोस्टोम मतलब माउथ इज बाउंडेड बाय जॉज। एक ग्नैथोस्टोम में एक सिंगल बेटा आपने क्लास पढ़ी थी साइक्लोस्टोम्स। ऑल द लिविंग मेंबर्स वर बेटा एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। उनकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स नहीं होते, उनका माउथ बेटा सर्कुलर सक्टोरियल होता है विदाउट एनी जॉब्स। उनके पास 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होती है, ठीक है। और उनके पास जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम और जो उनका वर्टिब्रल, बस हंसना नहीं है, बड़े आए एक्टिंग करके बता रही हूं तो हंसोगे मेरे ऊपर, ठीक है। सोचो मैं कितनी मेहनत कर रही हूं, तो मैं बेटा फैक्टोरियल और बिना जॉ का मुंह बना के दिखा रही हूं विद जॉज, ठीक है। उनकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स नहीं होता, उनका क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम जो होता है कार्टिलेजिनस होता है, और वो होते तो मरीन वाटर के हैं, बट वो स्पॉनिंग के लिए, एग देने के लिए और स्पर्म देने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। फ्रेश वाटर में बेटा जब वो स्पॉनिंग कर लेते हैं तो एडल्ट्स होते हैं उनके मर जाते हैं, और उनका जो बेबी होता है वो लार्वा जो होता है वो एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और एडल्ट वापस से स्विम कर करके वापस से बेटा मरीन वाटर में आ जाता है। इस तरीके की माइग्रेशन का नाम आपने लिखा हुआ था एनाड्रोमस माइग्रेशन, हालांकि पानी चाहिए, हालांकि बेटा ये आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। एग्जाम्पल आपने 2 पढ़े हुए थे, एक पढ़ा था आपने लैम्प्रे, एक आपने पढ़ा था मिक्जीन। मिक्जीन को बोलते हैं हैगफिश और पेट्रोमाइजन को बोलते हैं लैम्प्रे। तो पेट्रोमाइजन एंड मिक्जीन वर द 2 एग्जांपल्स। फिर आओ बेटा आप किस में, फिर आओ आप बेटा गिनाथोस्टोमेटा में। गिनाथोस्टोम में 2 सुपर क्लास थी, एक बेटा मछली जन की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाओगे, और दूसरी है जिसको बोलते हैं टेट्रापोड, जिनको बेटा हाथ लगाओगे तो वो तुम्हें डरा देगा, जैसे कि जिसमें सपोले आते हैं, ठीक है। टेट्रापोड, टेट्रा मतलब 4, पोड मतलब अपेंडेज। एक बच्चे ने डाउट में अपेंडेज का मतलब पूछा था, मैंने बोला क्लास में, मैंने कितने क्लियरली बताया, मेरा ये हाथ अपेंडेज है, पंछी का बेटा पंख अपेंडेज है, ठीक है। तो पेयर्ड अपेंडेजेस टेट्रापोडा। अब बेटा जो असली मछलियां होती है, मछली जल की रानी, उसकी बॉडी के ऊपर अलग अलग टाइप के स्केल्स होते हैं। बच्चा पूछ रहा था स्केल क्या होते हैं, वही बच्चा स्केल का मतलब पूछ रहे जिसने बचपन में मछली नहीं बनाई। यार बचपन में अगर तुमने मछली बनाई होती तो मछली में हम इतना सुंदर सा बेटा स्केल बनाते थे, यहाँ ऐसे। कैसी बातें करते हो बेटा, कम से कम बेटा गूगल पे भी कुछ चीजें 1-2 सर्च कर लो। तुम तो अंग्रेजी का मतलब भी मैम से पूछते हो। ये रे ऐसे करके स्केल्स होते हैं ना, अलग अलग टाइप के बेटा स्केल्स होते हैं, है ना,
जो कि मैं अभी आज बताऊंगी भी आपको। और मछली के पास बेटा गिल्स होती है रेस्पिरेशन के लिए, अलग अलग टाइप की बेटा फिन्स होती हैं, जैसे ये पूंछ वाली फिन होती है जिसे बोलते हैं कॉर्डल फिन, जैसे कि बेटा यहाँ पे होती है, अरे भाई, जैसे कि बेटा यहाँ पर होती है जिसे बोलते हैं डॉर्सल फिन, जैसे यहाँ होती है इसे बोलते हैं वेंट्रल फिन, जैसे कि यहाँ पे पेयर्ड होंगे वैसे साइड में होते हैं, हाथ जैसे मेरे है ना, जैसे मेरे को मछली समझो अगर, तो मछली अगर ऐसे है तो यहाँ पे डॉर्सल फिन, यहाँ वेंट्रल फिन, यहाँ पेक्टोरल फिन और यहाँ पेल्विक फिन होती है, पेयर्ड। डिफरेंट टाइप की फिन्स होती हैं, ठीक है। जैसे आपने ये मछली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा था, मछली की बोट जैसी बॉडी होती है जिसे स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब बेटा क्या आपने मछलियों में दो तरीके की मछली पढ़ी थी। देखो साइक्लोस्टोम भी मछली जैसी दिखती है पर होती नहीं है ना। जैसे आपके जीवन में कई जो दोस्त जैसे दिखते हैं वो दोस्त नहीं होते, गिरगिट होते हैं या सपोले होते हैं, पीछे से जहर उगलते हैं, रंग बदल लेते हैं, वक्त बदल देते हैं आपका, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बेटा कृपया करके दूरी बनाए रखें अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, वरना आपको खेद हो जाएगा। वैसे ही मैं क्या बताने वाली थी बेटा, मैं बताने क्या वाली थी वो तो मैं भूल गई बेटा, कहानी सारी बता दी, ठीक है। रंग बदल लेते हैं, मैं इसको क्या, इसके बारे में क्या बताने वाली थी, मैं क्या बताने वाली थी, हाँ कि साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं बेटा वो मछली जैसे दिखते हैं बट वो मछली होते नहीं है। असली मछलियां तो ये पाइसेस है, जिसमें आपने बेटा दो तरीके की मछली पढ़ी थी। एक आपने मछली पढ़ी थी जिसके बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है जिसे बोनी एंडोस्केलेटन कहते हैं। एक बेटा जिसके अंदर जो बना वो होता है एंडोस्केलेटन, वो कार्टिलेज का बना होता है, उसे कार्टिलेजिनस मछली कहते हैं। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए कहानी ऐसी मछलियों की। तो हमने बच्चों अब क्विक रिवीजन कर दिया है, तो मुझे बहुत सारा प्यार दिखाओ, क्योंकि ये बहुत सारे प्यार के लिए मैम की इतनी सारी एनर्जी जाती है ना कि मैं क्या बताऊं, मैम को पानी तक नहीं मिला अभी तक। हाँ, अब मेरे को बताओ बेटा यहां तक कोई दुखद समस्या तो नहीं है ना। हम यहां से कंटिन्यू करेंगे जो पिछली क्लास में हमने किया था बच्चों, ठीक है। हमने बेटा यहीं पे किया था क्लास कॉन्ड्रिक्थिस और क्लास ऑस्ट्रिक्थिस। हमने कार्टिलेजिनस मछली को बोला कॉन्ड्रिक्थिस, हमने बोनी मछलियों को बोला ऑस्ट्रिक्थिस, क्योंकि इसके अंदर का जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इतना सारा प्यार मेरे को पे तुमने बरसाया, सारे दिल मेरे मुंह पे आके चिपक गए हैं। अभी सुनो, इसकी बेटा एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है। अच्छा पता है, जब मैं अपने सारे यहाँ पे टीचर दोस्तों को तुम्हारे नोट्स दिखाती हूँ, तुम्हारे भी और लक्ष्य के बच्चों के, तो बच्चों को, टीचर्स को विश्वास नहीं होता कि क्या बोलते हैं, इतने अच्छे नोट्स, बच्चे इतने अच्छे नोट्स मैम बनाते हैं, फिर कहते हैं मैम आप ही की क्लास में बनाते होंगे, हमारी क्लास में तो नहीं बनाते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बच्चे वाकई में बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, और जो बच्चा जेन्युइनली बना रहा होता है तो वो बनाते हैं, उनको विश्वास नहीं होता है कि इतने अच्छे अच्छे नोट्स बनाते हैं बच्चा ऑनलाइन पढ़ के भी, ठीक है। जब बेटा विश्वास नहीं करते तो मत करो बेटा, ये वही सपोले हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, देखो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन तो कार्टिलेजिनस फिश, और बेटा बोनी एंडोस्केलेटन मतलब ऑस्ट्रिक्थिस। देखो कार्टिलेजिनस मछली के वक्त में मैंने क्या कहा था बेटा, क्या ध्यान रखना है तुम्हें, ये ध्यान रखना है कि मैं शार्क को इमेजिन करो, शार्क को तो कार्टिलेजिनस मछली। इसके लिए बेटा तुम कोई भी बेटा ऐसी नॉर्मल सी मछली इमेजिन करो जो नॉर्मल लाइफ में इमेजिन कर पाओगे, ठीक है। शार्क को नॉर्मल लाइफ में तो बेटा तुम साथ में स्विम करते हुए इमेजिन नहीं करते हो ना, क्योंकि अगर तुम उसके साथ स्विम करोगे ना तो 2 सेकंड बाद बेटा तुम दिखोगे ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो शार्क के बारे में इमेजिन करोगे तो कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है ना। अच्छा, ये सारे समुद्र में ही पाए जाते हैं। देखो मछली जल की रानी धरती पे तो मिलेगी नहीं, पानी में ही मिलेगी, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो। बट ये बेटा कहाँ मिलती है, ये मिलती है बेटा मरीन वाटर में, ये फ्रेश वाटर में भी मिलती है, ये मरीन वाटर में भी मिलती है। एक बच्ची ने पूछा था कि मैम आपने इसका मुंह वेंट्रल बताया है, बट ये तो डॉर्सल है ना। नहीं यार, ये इसका ऊपर का डॉर्सल वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला क्या है बेटा, इसका वेंट्रल वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, इसका मुंह वेंट्रल साइड पे होता है, जैसे शार्क का मुंह खुलता है, इमेजिन कर पा रहे हो। और वैसे ही बेटा इनका मुंह जो होता है एकदम कोने में प्रेजेंट होता है, तो इनका मुंह टर्मिनल होता है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बेटा, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे कि मैंने कहा था वर्टिब्रेटा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है बच्चों कि उनका जो नोटोकॉर्ड होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, लेकिन किसी किसी में कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है, किसी किसी में इनकम्प्लीट रिप्लेस होता है। तो जिनमें बेटा इनकम्प्लीट रिप्लेस होता है ना, उनमें नोटोकॉर्ड भी वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ रह जाता है। तो परसिस्टेंट का मतलब होता है रह जाना, तो नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ फॉर कॉन्ड्रिक्थिस। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमने स्केल्स बनाए थे बेटा, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था
कि स्केल्स को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना बेटा, तुम्हें जरूरत नहीं है देखने की, क्योंकि तुम्हें इसमें पीएचडी थोड़ी करनी है। तो जब, लेकिन वैसे मैं तुम्हें बता रही हूं कि जब स्केल्स को तुम ऑब्जर्व करते हो बेटा, तो उसका अपना एक पैटर्न होता है, उसके ऊपर अपनी एक डिजाइनिंग होती है, जिसके बेसिस पर स्केल्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती है। जैसे कार्टिलेज वाली मछली की स्केल्स होती है प्लेकॉइड स्केल्स, इसकी स्केल्स होती है टीनॉइड और साइक्लॉइड। एक भी पॉइंट आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। और आज ना बेटा जब तुम पीवाईक्यूज करोगे, अपने आप को मार्क्स देना, मैं पिछले 5 साल के क्वेश्चंस कराऊंगी, अपना एनालिसिस करना कि कितना पेपर नोट्स के बाहर से आया है या एनसीईआरटी के बाहर से आया है। एक भी नहीं आता है बेटा, एक भी नहीं आता है, ठीक है। कितना तुम स्कोर कर पा रहे हो, कौन सी चीज में मिस्टेक कर रहे हो। हालांकि देखो अभी तो तुम प्रॉपर रिवीजन करके तो पीवाईक्यू नहीं करोगे, बट पीवाईक्यू इतने आसान है कि तुम कर पाओगे, इतना मेरा भरोसा है, ठीक है। अच्छा देखो, अब बेटा एनसीईआरटी के आगे के कुछ और पॉइंट्स, ठीक है, आगे के कुछ और पॉइंट्स हम करते हैं। तो मैं नंबर 6 लिख रही हूं, तुम भी नंबर 6 लिखो बेटा। तुमने पिछली क्लास में 5 तक तो लिख ही लिया था। देखो गिल्स इसके पास भी है, गिल्स इसके पास भी है। एनसीईआरटी ने वैसे मेंशन नहीं किया है कि इसके पास कितने पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने इसमें मेंशन किया है 4 पेयर ऑफ गिल्स। लेट्स मैं एक बार चेक कर लेती हूँ मेंशन किया है या नहीं। इसमें मेंशन तो करना चाहिए 4 पेयर ऑफ गिल्स, अगर मेंशन किया होगा तो मैं बता दूंगी। ऑस्टिक थे इसमें लिखा है 4 पेयर ऑफ गिल्स, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दे रही हूं क्योंकि इसके केस में दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप ये अंडरस्टूड कर लो कि कार्टिलेजिनस में कितने बेटा गिल्स होते हैं वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख दे रही हूं 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट बेटा बोनी फिश के केस में दिया हुआ है 4 पेयर ऑफ गिल्स, 4 पेयर ऑफ गिल्स, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ आ रही है बात? यस, दिया हुआ है ना मैम? हाँ। अब देखो बेटा, अच्छा मेरे को एक और प्लेकॉइड स्केल्स के बारे में एक और चीज यहां पे बतानी थी। चलो कोई बात नहीं, मैं अगले पॉइंट में लिख दूंगी। इनके जो स्केल्स होते हैं ना बेटा, इसी से मॉडिफाई होके इनके दांत भी बने होते हैं। अगर तुमने शार्क के दांत देखे होंगे, तुमने तो मतलब मूवी में ही देखा होगा ऑब्वियसली, तो इसके दांत ऐसे खतरनाक से इसके दांत दिखते हैं ऐसे, तो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि इस तरीके के दांत हैं जो पीछे की तरफ डायरेक्शन में है। समझ आ रही है बात? इस डायग्राम से समझ पा रहे हो? ऐसा लग रहा है बेटा इसके दांत ना ऐसे पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है। तो इसके जो दांत होते हैं बेटा, जो बैकवर्डली डायरेक्टेड दांत होते हैं, वो स्केल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। तो प्लेकॉइड स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन से इनके दांत बनते हैं, एनसीईआरटी का पॉइंट है। अच्छा, इनके पास 5 से 7 पेयर ऑफ गिल्स हैं, इनके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स है। लेकिन मेरे बच्चे, गिल्स को कवर करके रखने का काम, इनके गिल्स जो होते हैं ना बेटा खुले होते हैं, क्योंकि इनके पास गिल्स को कवर करने वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। जैसे मैं बोलूं अगर मेरे ग्लास के ऊपर एक कवर है, ये कवर है ना, वैसे ही बेटा गिल्स के ऊपर की एक कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं ओपरक्यूलम। जिस गिल्स के कवरिंग को बोलते हैं बच्चों ओपरक्यूलम। तो एक्चुअल में इनके पास ओपरक्यूलम प्रेजेंट होता है, इनके पास ओपरक्यूलम प्रेजेंट होता है, ऑस्टिक्थिस के पास, ठीक है, और इनके पास बेटा ओपरक्यूलम एब्सेंट होता है। और ओपरक्यूलम क्या होता है मैं यहां पे नीचे लिख दे रही हूं, ठीक है। O फॉर ऑस्टिक्थिस, O फॉर ओपरक्यूलम, ऐसे याद रख लो। वैसे बेटा दोनों ही स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए ना, ओपरक्यूलम और एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है स्विम ब्लैडर, वो दोनों ही स्ट्रक्चर इसके पास होते हैं, इसके पास नहीं होते हैं, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा किसके पास है। दोनों ही स्ट्रक्चर्स जो दिए हुए ना बेटा, ओपरक्यूलम एंड एयर ब्लैडर, दोनों ही ऑस्टिक्थिस के पास है। इन भाई साहब के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दे रही हूं बेटा ओपरक्यूलम एब्सेंट, ओपरक्यूलम एब्सेंट क्रॉस। ओपरक्यूलम होता क्या है बेटा? गिल कवर। ओपरक्यूलम होता क्या है? गिल कवर। तो इनके गिल्स के ऊपर कोई कवर नहीं होता है, इनके गिल्स के ऊपर कवर होता है। डन डनाडन डन कर लो। विशाल कह रहा है गिल्स क्या होते हैं बेटा? इसके लिए आप ना वापस से, मुझे लग रहा है आपको ना 7th क्लास 8th क्लास की पढ़ाई करने की जरूरत है, अगर आपको गिल्स नहीं पता है क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी, मेरी एक वो आई हुई है, दीदी की बेटी आई हुई है, मैं उससे भी अगर पूछूंगी ना मछली किस चीज से सांस लेती है, उसको भी पता होगा गिल्स से सांस लेती है। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो, क्या ही बताएं। डन डनाडन डन एवरीबॉडी, डन डनाडन डन, ठीक है ना। अब मैं ना क्या करती हूं बेटा, इसको मिटा तो सकते नहीं है, हाँ ये पिछले क्लास वाला तो मिट नहीं सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे की पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हैं। क्या आप लोगों ने लिख लिया बेटा? 2-2 ही तो पॉइंट्स लिखे हैं ना,
दो दो ही तो पॉइंट्स लिखे हैं। अब बेटा मैं क्या लिखती हूं, 8वां। तो कार्टिलेजिनस मछली के लिए मैं यहां लिख रही हूं, इनके लिए मैं लिख रही हूं एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर, एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर एब्सेंट, इसमें एब्सेंट होता है, और बोनी फिश में बेटा ये प्रेजेंट होता है। तो बोनी फिश के लिए मैं लिख रही हूं 8वां पॉइंट, एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर प्रेजेंट। मैम ये स्विम ब्लैडर करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्विम ब्लैडर? तो स्विम ब्लैडर जो होता है ना बेटा, वो बायोन्सी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बायोन्सी प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है, बायोन्सी प्रोवाइड करने का मतलब ये है जिनके पास एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर है उन्हें बेटा कॉन्स्टेंटली स्विम करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिनके पास एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है ना बेटा, दे नीड टू कॉन्स्टेंटली स्विम ताकि वो डूब ना जाए, सिंकिंग को अवॉइड करने के लिए। तो बेसिकली एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर अगर है तो वो बायोन्सी प्रोवाइड करेगा। जिनके पास एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर बच्चों नहीं होता उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है टू अवॉइड सिंकिंग, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दे रही हूं, एयर ब्लैडर क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स बायोन्सी, इट प्रोवाइड्स बायोन्सी। देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे बेटा, कुछ ऐसे बायोन्सी की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? चलो बायोन्सी की स्पेलिंग बेटा तुम या तो कमेंट्स में लिख के बता दो, गलत करने से अच्छा है मैं भी गूगल ही कर लेती हूँ। बायोन्सी की क्या स्पेलिंग है? बायोन्सी सही लिख रही थी, BUOYANCY। कोई भी नहीं कहेगा कि मैम ने बेटा गूगल करके देखा है, ठीक है। कोई नहीं बताएगा किसी ने कुछ नहीं देखा है, ठीक है। आप में से किसी ने कुछ नहीं देखा है, सबकी आंखें बंद थी, ठीक है। ओके गुड, ठीक है, तुमने सही लिखा है। यार मेरे को ना ये स्पेलिंग कभी याद नहीं होती। जब मैं बेटा अपने फिजिक्स में बायोन्सी पढ़ती थी ना, एक कोई कॉन्सेप्ट होता था ना, बी से कोई कॉन्सेप्ट था, बर्नौलीज था या क्या था यार, जिसमें वो पानी निकल के बाहर आ जाता है, उसमें बायोन्सी वाला एक कॉन्सेप्ट आता था, फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट था, तो उसमें भी मेरे को बायोन्सी कभी लिखना नहीं आया। देखो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी याद नहीं आ रहा कि कौन से कॉन्सेप्ट में वो पानी वाला पढ़ा था मैंने, ठीक है। हाँ तो बेटा जी, हाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हाँ 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 वही 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 वही, ठीक है। तो एयर ब्लैडर स्विम ब्लैडर की कहानी हो गई बच्चों, ठीक है ना। अब मैं कुछ पहले पॉइंट्स बता देती हूँ, दोनों में डिफरेंसेस के फॉर्म में एनसीईआरटी में गिवन है। फिर बेटा अगर कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ कार्टिलेजिनस मछली के लिए दिए हुए तो हम सिर्फ उसी में लिखेंगे, इसके लिए वो बात नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब बेटा देखो क्या है, इनके केस में ना जो कार्टिलेजिनस मछली होती है, कार्टिलेजिनस मछली में बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो इनके केस में आप लिखोगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ना। और इसके केस में आप क्या लिख रहे हो, इनके बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि पानी में स्पर्म्स और पानी में बेटा स्पर्म्स और ओवा दोनों रिलीज होते हैं, और पानी में ही बेटा दोनों का फ्यूजन होता है, तो पानी में ही सारा कार्यक्रम होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बेटा वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस का मतलब तो मैं आपको बता ही चुकी हूं, वीवी पैरस का मतलब होता है डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू द यंग वन, डायरेक्ट जन्म देना, अंडे नहीं देते ये, ठीक है। और इनकी अगर मैं बात करूं तो ये बेटा क्या होते हैं, ये ओवी पैरस होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, ये ओवी पैरस होते हैं, यानी कि ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। समझ आ रही है बात, ठीक है। हाँ अब देखो बेटा कुछ पॉइंट्स जो मैं इससे रिलेटेड कार्टिलेजिनस मछली से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो मैं आपको बता रही हूं। कार्टिलेजिनस मछली यूजुअली बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, प्रीडेटरी नेचर होती है। प्रीडेटरी का मतलब जो अटैक करे दूसरों के ऊपर, तो इनका नेचर होता है थोड़ा सा प्रीडेशन वाला, प्रीडेटरी नेचर होता है, इनका नेचर वैसा नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात बेटा आप खुद यहां पे देख पा रहे हो, इनके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जैसे ह्यूमंस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स रिलीज होते हैं, है ना, और बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, ऐसा ही बेटा इसके केस में होता है।
तो इनके केस में, अब इसके केस में तो बेटा मामला सॉर्टेड है, पानी में स्पर्म्स डाल दो और पानी में ओवम डाल दो, पानी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रही है। इनके केस में तो ऐसा नहीं है, इनके केस में फीमेल बॉडी के अंदर बेटा स्पर्म्स को रिलीज करना पड़ेगा। तो मेल जो होता है ना बेटा, मेल के पास कॉप्यूलेशन के लिए यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके हेल्प से वो फीमेल बॉडी को होल्ड कर सकता है, जिन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है क्लैस्पर्स। तो वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, क्लैस्पर्स। क्लैस्पर्स किधर पे प्रेजेंट होते हैं? पेल्विक फिन के पास प्रेजेंट होते हैं। नीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा कि क्लैस्पर्स होते क्या हैं? कॉप्यूलेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये किसके पास प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेजिनस मछली के पास प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में होते हैं कि मेल में होते हैं? मेल में होते हैं। मेल में भी कहां पे होते हैं बेटा? पेल्विक फिन में होते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात बेटा? तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? हम यहां पे लिखेंगे, एक तो मैंने आपको क्या बोला, हाँ, एक तो मैंने बोला दे आर प्रीडेटरी इन नेचर, प्रीडेटरी इन नेचर। और पता है बेटा ये अटैक करने के लिए इनके पास काफी सारे जैसे इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं, है ना। पॉइजन स्टिंग होती है, जहर दूसरे के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। ये सब प्रीडेशन में काम आती है बेटा, ये सब प्रीडेशन में दूसरों पर अटैक करने में काम आती है। इसके अलावा बेटा मैंने क्या बताया? इसके अलावा मैंने बोला मेल, इसको स्टार मार्क भी कर रही हूं, मेल बियर्स क्लैस्पर्स ऑन देयर pelvic fin which helps in copulation। कॉप्यूलेशन का मतलब होता है बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, टीथ which are backwardly directed are formed from placoid scales modification, placoid scales modification, ठीक है। डन डनाडन डन कर लो बच्चा पार्टी, डन डनाडन डन कर लो एक बारी, डन डनाडन डन कर लो। यस यार, चैट्स को डिसेबल कर दो, तो चैट्स को डिसेबल कर दो तो, हाँ चैट्स को डिसेबल करना है। अगर आपको नहीं पता है तो उनको वो क्या बोलते, गिरीश को बुला के करवा लो। हाँ चैट्स को डिसेबल करना है। अब बस बेटा इसके एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं, ठीक है, यहां से नहीं करना होता। गिरीश को एक बार बुला लो, ठीक है। डन, तो दोनों के एग्जाम्पल्स करें। पक्की बात ना बेटा, हो गया है ना? हो गया है ना? जो दांत होते हैं ना बेटा, जो बच्चा कह रहा है लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, जो दांत होते हैं ना बेटा वो स्केल्स की मॉडिफिकेशन से बनते हैं। तो प्लेकॉइड स्केल से ही मॉडिफाई होके ये टीथ बनते हैं इनके अंदर। अब मैं आपको कार्टिलेजिनस मछली और बोनी मछली का बेटा एग्जाम्पल्स डिफरेंटली आपको बताती हूं, ठीक है, ठीक है, अलग अलग से। फिर एनसीईआरटी का रीडिंग भी करेंगे, ओके। तो मैं सबसे पहले लिख रही हूं बच्चों, क्या सबसे पहले मैं लिख रही हूं एग्जाम्पल्स ऑफ। आपके पास अगर बेटा डिफरेंसेस के फॉर्म में ही ना बेटा स्पेस है तो आप लेफ्ट साइड में कार्टिलेजिनस मछली का एग्जाम्पल और राइट साइड में बेटा बोनी मछली का एग्जाम्पल लिख सकते हो अगर आपके पास स्पेस है तो, ठीक है। यस, डिसेबल करनी है, डिसेबल, हाँ। तो यहां पर क्या है, प्रिस्टिस, पहले लिख लो, ये कार्टिलेजिनस मछली का है। प्रिस्टिस इज सॉफिश,
then scoliodon, this is dogfish, then trigon, stingray, torpedo, इलेक्ट्रिक रे, ठीक है, देन कारकैरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क। अब इस साइड में मैं लिख रही हूं, कहां किया तुम लोगों ने? हाँ आ रहा है वो, और यहां पे बेटा क्या है? यहां पे आपके एग्जांपल्स हैं, इसमें आपको अलग अलग से बेटा फ्रेश वाटर बोनी फिशर्स के अलग से एग्जांपल दिए हैं, जो फ्रेश वाटर में बोनी मछलियां मिलती हैं उनके अलग से नाम दिए हैं, कार्टिलेजिनस सॉरी जो मरीन वाटर में आपको बोनी फिश मिलती है उसका अलग से एग्जांपल दिया है, ठीक है। चलो फ्रेश वाटर में जो बेटा बोनी फिश आपको मिलती है उसके एग्जांपल दिए हैं, जैसे अब वो भी रणवीर इनको वो भी सिखा देना कि मेरे को अभी ब्लॉक अनब्लॉक आई मीन दैट मेरे को वैसे करना है, ठीक है, तो बता देना ताकि कोई सीख लो यार, ठीक है। हाँ चलो लेबियो क्या है? लेबियो इज रोहू, ठीक है। देन यू हैव क्लैरियस, क्लैरियस इज मागुर, देन यू हैव कातला, कातला दिया वैसे, कातला इज कातला ओनली कॉमन नेम, ठीक है। इसमें बेटा कुछ मरीन वाटर भी दी हुई है, कुछ मरीन वाटर में पाई जाने वाली बोनी फिश जैसे कि एक्सोसीटस, इसे बोलते हैं फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश का ये मतलब नहीं है कि वो हवा में फ्लाई कर रही होती है, फ्लाइंग फिश इसीलिए इसे बोलते हैं, अच्छा इसको थोड़ा जूम आउट कर दो, जूम आउट कर दो, इसे फ्लाइंग फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो पेक्टोरल फिन होती है ना बेटा वो विंग के शेप में होती है, इतनी खूबसूरत सी इसकी जो पेक्टोरल फिन होती है ना तो विंग का शेप ले लेती है, इसीलिए इसे फ्लाइंग फिश बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा बेटा क्या है इनके पास? मरीन वाटर में एक मछली है जिसे बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को क्या बोला जाता है? क्या हुआ? अरे भाई यहां ये कहाँ है? बस हिप्पोकैम्पस को क्या बोला जाता है? हिप्पोकैम्पस को बोला जाता है सी हॉर्स। इसका अगर एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो इसका डायग्राम को देख के तुम्हें समझ में आएगा इसे सी हॉर्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। अच्छा हिप्पोकैम्पस की बेटा एक बहुत अच्छी बात एनसीईआरटी में दिया है। अच्छा देखो हमारे एनिमल किंगडम की खूबसूरती देखो, आप अपने अपने बट ह्यूमंस में देखो, ह्यूमंस में देखो, ह्यूमंस में पेरेंटल केयर आज की डेट में भी बेटा चाहे कोई कितना भी बोले कि मेल्स भी केयर कर रहे हैं फीमेल्स भी केयर कर रही है, बट यूजुअली पेरेंटल केयर जो है वो हमारे ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो मदर का ज्यादा दिखता है कि नहीं? माँ ज्यादा केयर वाला जो है, नरिश करना उसको, उसकी देखभाल करना है ना, उसको फीड करना, वो सारा काम बेटा किसका होता है? फीमेल का होता है। लेकिन एनिमल किंगडम में कई ऐसे एनिमल्स हैं बेटा जिनमें इतनी ऑफकोर्स कितनी अच्छी खूबसूरती है देखो एनिमल्स की, जहां पर मेल्स में बेटा क्या दिखता है? पेरेंटल केयर। मेल्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली उसी तरीके का केयर करते हैं जो तुम ह्यूमन के केस में फीमेल्स में देख रहे हो, जो अपने बच्चों का देखभाल करना। खैर इसके केस में भी एक ऐसा ही पेरेंटल केयर एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मेल के पास बेटा क्या होता है? ब्रूड पाउच, और उसमें वो एग्स को बेटा कैरी करता है मेल बड़ा होने तक, ठीक है, जब तक वो बड़े ना हो जाए तो एग्स को कैरी करता है ब्रूड पाउच के अंदर। किसमें? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस के अंदर पाउच जैसा होता है जिसमें वो एग्स को बेटा वो कर रहा होता है, ठीक है, उसकी देखभाल करता है बेसिकली। तो मेल बियर्स अ ब्रूड पाउच,
तो मेल के पास होता है, फीमेल के पास नहीं होता है, ये याद रखना। तो ये दो मछलियां दी हुई है जो समुद्री एनसीईआरटी में दी हुई है, जो मरीन वाटर में है। ये बेटा जो फ्रेश वाटर में यूजुअली एडिबल मछलियां होती हैं, लेबियो जिसे रोहू बोलते हैं, क्लेरियस जिसे मागुर बोल रहे हैं, कातला जिसे कातलाई बोलते हैं। और बेटा एक्वेरियम में रखे जाने वाली भी दो बोनी फिशेस आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक्वेरियम पर्पस से रखी जाने वाली, जिसमें दिया हुआ है एक बेटा, बेटा को बोलते हैं बेटा फाइटिंग फिश, बेटा को बोलते हैं बेटा फाइटिंग फिश, और दूसरा आपके एनसीईआरटी में दिया होगा एंजल फिश जिसको बोलते हैं टेरोफाइलम। अगर आपको एग्जाम्पल में मौत आ रही है बेटा तो उसमें आपका सिर्फ एक ही जन मदद कर सकता है, वो है आप खुद। ठीक है, आप खुद कैसे मदद कर सकते हैं, इन एग्जाम्पल्स को बार बार लिख के, और अभी आप बेटा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ऐसा कोई तो क्वेश्चन नहीं पूछते इस चैप्टर में से कि मौत आए। ठीक है, और अच्छा खासा वेटेज है, मिनिमम 2 सवाल। 2021 में तो 4 सवाल आए थे, 4, 2 तो आते ही हैं, 3 भी आते हैं, 4 भी आते हैं। तो वेटेज वाइज ये चैप्टर का वेटेज बहुत ही ज्यादा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मेरे को लास्ट ईयर वाले अर्जुनास कह रहे थे कि मैम आपने इन अर्जुनास को तो पहले पढ़ा दिया ये चैप्टर, हमें तो मैम आपने लास्ट में पढ़ाया था, क्योंकि उनका सीक्वेंस बेटा वैसा ही था कि उनको लास्ट में पढ़ाया गया था, उनमें कोई चैप्टर डिलीट नहीं हुआ था। लेकिन तुम्हारे तो बेटा मजे हैं, स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे हो। चलो चैट्स इनेबल कर दो यार। यस, आप बेटा यहां तक पहले फटाफट से नोट करो, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। ठीक है, पहले यहां तक बेटा कर लो, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। चलो, ऐसे नाम पहली बार सुने जब बेटा एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे तो कैसे कैसे नाम पहली बार सुनोगे वो वहीं पे देखना। अच्छी पढ़ाई लिखाई की, अच्छा स्कोर किया, तब तो बेटा मेडिकल कॉलेज में जाओगे। ऐसे हर कोई तो मेडिकल कॉलेज में नहीं जाता है ना। स्पैमिंग करने वाला बच्चा थोड़ी चला जाता है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा जरूर जाता है, तो आप पढ़ोगे। लेकिन बेटा कोई भी चीज से घबराना नहीं होता है। ऐसे तो बेटा लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, अगर हम डर जाएंगे तो कैसे चलेगा, है ना। उस चीज को फेस करके बेटा उस चीज को सीखना होता है। अच्छा देखो प्रेस्टेस सॉफिश, स्कोलियोडॉन डॉगफिश, ट्राइगॉन और टॉर्पिडो के नाम में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि इसमें से कौन सा स्टिंग रे है और इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक रे है। हालांकि बेटा मैं ऐसे कोई बेटा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ऐसे में कोई ट्रिक्स नहीं बनाती जिन ट्रिक्स को बनाने के लिए मुझे ट्रिक्स बनानी पड़े और फिर मेरे को उस ट्रिक को याद करना पड़े। ऐसी कोई बकवास बेटा मैं चीजें नहीं करती हूँ। जहां एक्चुअल में ट्रिक अवेलेबल है वहां आप ट्रिक बनाओ। बट मैं कई चीजों को बहुत ही गंदी तरीके से याद रखती हूँ, पर वो गंदी तरीके से बेटा बड़े दिन तक वो याद रहती है। आपको भी बेटा वैसे याद रह सकती है, जैसे कि मैंने ऐसे याद किया था कि जिस स्टिंग रे के पास ना बेटा, स्टिंग रे के नाम में स्टिंग में जी आता है ना, ट्राइगॉन के नाम में भी जी आता है। तो ट्राइगॉन इज द स्टिंग रे एंड टॉर्पिडो इज द इलेक्ट्रिक रे। इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो अटैक कर सकता है, इसके पास स्टिंग होता है जिससे वो दूसरों के ऊपर अटैक कर सकता है। एंड कार्कैरोडॉन इज द ग्रेट व्हाइट शार्क। ठीक है, डन। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़े, एक बारी एनसीईआरटी पढ़े। एग्जाम्पल्स तो तुम एनसीईआरटी से भी देख देख के लिख सकते हो जब तक मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करा रही हूं। ठीक है, तो एक बारी बेटा आप ओल्ड न्यू एनसीईआरटी के पेज नंबर बता दो। अगर नहीं है तो आप कहीं पे भी जहां पे कॉन्ट्रिक्टिस और जहां ऑस्ट्रिक्टिस दिया हुआ है वो वाला पेज खोल लो। ठीक है, ठीक है, देखो 55 56 कोई बच्चा कह रहा है 57 56 57 और 47। अच्छा, न्यू एनसीईआरटी में शायद 47 48 होगा और ओल्ड एनसीईआरटी में शायद 56 57 होगा। ठीक है, तो आप चेक कर लो। कॉन्ड्रिक्टिस के बारे में दिया है, दे आर मरीन वाटर विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव अ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, बोल चुके हैं हम। गिल स्लिट्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं विदाउट एनी ओपरक्युलम, यानी गिल कवर इनके पास नहीं होती। स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स बैकवर्डली डायरेक्टेड, जॉज वेरी पावरफुल। ऑफकोर्स जॉ पावरफुल होना भी चाहिए इनका, जॉज तो होंगे ही क्योंकि ये ग्नाथोस्टोम्स है, क्योंकि ये प्रीडेशन करते हैं तो इसलिए इनका जॉ बहुत तगड़ा होता है। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, प्रीडेशियस का मतलब होता है प्रीडेटरी यानी अटैक करने वाले।
ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। सिंकिंग का मतलब होता है डूब जाना, ठीक है। तो डूब जाने के से बचने के लिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर नहीं है। हार्ट इनका 2 चेंबर है। हमने मछलियों में ऑलरेडी देख लिया है कि मछलियों का हार्ट 2 चेंबर ही होता है, चाहे वो ऑस्टिकथिस हो चाहे वो कॉन्ड्रिक्थिस हो, बेटा दोनों का हार्ट 2 ही चेंबर्ड होगा। और 2 चेंबर में एक ऑरिकल या एट्रियम बोलते हैं और एक वेंट्रिकल बोलते हैं। मछलियों का हार्ट 2 चेंबर ही होता है, ठीक है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, टॉर्पीडो, सम हैज पॉइजन स्टिंग जैसे कि ट्राइगॉन, दे आर कोल्ड ब्लडेड। बेटा ये मछली की कैरेक्टरिस्टिक में हमने लिखा था ना कि मछलियां पोइकिलोथर्मस होती हैं और मछलियों के पास क्या बोलते हैं, हार्ट में 2 चेंबर्स होते हैं, हमने लिखा था ना, ठीक है। दे लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। मैंने ये कहा भी था कि हम अपने हाँ देखो, इसका मतलब समझने की कोशिश करना। अभी ये बहुत सारे बच्चे इसको गलत समझेंगे। दे लैक देयर कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर का मतलब है कि इनके बॉडी टेम्परेचर में कोई फिक्स बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, तो उस चीज को रेगुलेट करने की क्षमता इनके पास नहीं होती है जैसा हमारा मेंटेन होता है। इनके पास वो रेगुलेशन नहीं है, जैसा बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वैसा ही इनका टेम्परेचर हो जाता है। सेक्सेस तो सेपरेट ही होंगे बेटा, इसमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ऑस्टिकथिस में भी सेक्सेस सेपरेट ही होते हैं। वर्टिब्रेट्स में यूजुअली सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं यूजुअली, ठीक है। मेल्स में बेटा पेल्विक फिन में कैस्पर्स होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, एंड मेनी ऑफ देम आर वीवीपैरस। वीवीपैरस नेचर भी दिखता है, ठीक है। स्कोलियोडॉन यानी कि डॉग फिश, ठीक है। पोइकिलोथर्मस वाला नहीं लिखवाया है, पोइकिलोथर्मस वाला पॉइंट नहीं लिखवाया तो मैं लिखवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मस अगर मैंने नहीं लिखवाया तो आप बेटा फिश की कैरेक्टरिस्टिक में जाके फिश में ऐसे लिख लो कि फिश आर पोइकिलोथर्मल एनिमल। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप जाके फिश में ये लिख लो बेटा, फिश जो होती है पोइकिलोथर्मस होती है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होती है, यानी कि उनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के जैसे लिखवाया है ना। तो फिर यार क्यों स्पैम करते हो यार, ओफो पाइसेस में लिखवाया है भाई। कार्कैरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन, स्टिंगरे। बेटा ये सॉफिश का डायग्राम है, ये कार्कैरोडॉन ये स्कोलियोडॉन का डायग्राम है। ये डायग्राम्स बेटा जरूर देख के जाना, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आता है। अच्छा, ऑस्टिकथिस में मरीन और फ्रेश वाटर दोनों मछलियां आती है बच्चों। बोनी एंडोस्केलेटन होता है इसलिए इसे बोनी मछलियां बोलते हैं। बॉडी स्ट्रीमलाइन यानी बोट जैसे होती है, स्विम करने में हेल्प। माउथ मोस्टली टर्मिनल होता है, कोने पे होता है बेटा। 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, ओपरक्यूलम से कवर्ड होता है। स्किन में साइक्लॉइड टिनॉइड स्केल्स होती हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो बायोन्सी प्रोवाइड करता है। हार्ट 2 चेंबर होगा, इसमें भी उसमें भी क्योंकि मछली है। कोल्ड ब्लडेड होगा क्योंकि मछली है। सेक्सेस सेपरेट होगा, वर्टिब्रेट है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होती है, ये अंडे देती है। ओवीपैरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अच्छा इसमें डेवलपमेंट वाला पॉइंट भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे बेटा इसमें जो ये पॉइंट दिया हुआ है ये वाला पॉइंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला पॉइंट ऐड कर लेते हैं क्योंकि इसमें डेवलपमेंट दिया हुआ है डायरेक्ट। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, दैट्स इट बेटा। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बचा हुआ है जो मैक्सिमम हम एक टेबल बना के ही फिनिश कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम हम बेटा एक टेबल में ही फिनिश कर लेंगे और उसके बाद जो 2-4 पॉइंट्स टेट्रापोडा के बचे रहेंगे वो हम अलग से लिखेंगे। तो सबसे एक्चुअल में कॉम्पैक्ट पार्ट इस चैप्टर का यही है जो मैं आगे कराऊंगी, टेट्रापोडा। हम एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमल्स, एव्स, इन चारों को कंपेयर करके कम से कम 10-12 कैरेक्टर है जो टेबल के फॉर्म में ही हम कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस 10-11 कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर बेटा इसमें कोई भी पॉइंट्स छूट जाते हैं तो वह हम अलग से बेटा उस क्लास को लिख के along with its एग्जाम्पल फिनिश करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा पहले मेरे को ये बता दो, यहां तक कोई दुख दर्द समस्या, फिर मैं चैट्स डिसेबल करूंगी, ठीक है। मरीन में एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर में लेबियो रोहू, कातला इज कातला, क्लेरियस इज मागुर, एक्वेरियम में जैसे बेटा, टेरोफाइलम एंजल फिश, ये बेटा हिप्पोकैम्पस है, आई थिंक लेबियो या कातला दिया हुआ है, दिस इज कातला, ठीक है, दैट्स इट। और इस चैप्टर का लास्ट जो बचा हुआ है बेटा, दिस इज टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को हमें टेबल के फॉर्म में करना है, ठीक है, टेबल के फॉर्म में। कोई दुख दर्द समस्या नहीं है ना बेटा, पक्की बात, सही से पढ़ाई हो रही है ना बच्चों, ठीक है ना बेटा। क्लैस्पर्स ऐसे होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके फिन्स में। इनका ये फिन है पेल्विक फिन,
पेल्विक फिन में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें आप क्लैस्पर्स बोलते हो, ठीक है, दैट्स इट। चैट्स को यार डिसेबल कर दो। चलो अब बेटा आप क्या लिखोगे, इस स्लाइड को मैं डिलीट कर देती हूँ बच्चों, मैं खुद से लिखती हूँ, ठीक है। तो मैं लिख रही हूं ऐसे, आप लिखो सुपर क्लास टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब 4, पोडा मतलब अपेंडेज। अगर इनके पास अपेंडेजेस हैं तो 4 होंगे यानी पेयर होंगे, 2 पेयर होंगे, और अगर नहीं है तो नहीं है, जैसे स्नेक्स उनके पास तो नहीं होते हैं, ठीक है। अब बच्चों आप कॉपी को लैंडस्केप में करना, क्योंकि लैंडस्केप में ही ये सारे पॉइंट्स आ पाएंगे। आप जैसे किताब में नॉर्मली लिखते हैं तो नॉर्मली आप नहीं लिख पाओगे, कॉपी को टेढ़ा कर लो और लैंडस्केप में ही आप इनके कैरेक्टर्स को कंपेयर करके लिखोगे। उस चैप्टर उस टेबल की बेटा हेडिंग होगी, उस टेबल की हेडिंग है कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ टेट्रापोड्स क्लासेस। टेट्रापोड की अलग अलग क्लासेस की कंपैरिजन हमें करनी है, उनकी मॉर्फोलॉजी की, उनकी एनाटॉमी की, ठीक है। आप पहले बेटा इसे नोट कर लो, फिर मैं वो टेबल बनवाऊंगी। अभी हमारे पास फुल 1 आवर का टाइम है, फुल 1 आवर। अगर 1 आवर में बेटा हम नहीं कर पाए फिर तो समस्या है ना। मतलब टेबल तो एटलीस्ट बन ही जानी चाहिए बच्चों, टेबल तो एटलीस्ट बन ही जानी चाहिए। कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स की अलग अलग क्लासेस की कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। आई होप आप ये कर चुके होंगे। अब बेटा देखो टेबल कैसे बनानी है। आप कॉपी को लैंडस्केप में करो और कॉपी में ऐसे टेबल बनाओ जो मैं बना रही हूं, ठीक है। तो मेरे को तो कम से कम 2-3 टेबल चाहिए होंगे, आपको भी चाहिए हो सकते हैं, ठीक है। एक हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, एक में हम डाल रहे हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक का कॉलम सबसे छोटा लिखना, कैरेक्टरिस्टिक का कॉलम सबसे छोटा रखना बच्चों, क्योंकि सबसे छोटा इसी में चीज आएगी। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, हाँ। यहां पे हम लिखेंगे बेटा कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर को हमें डिस्कस करना है। यहां हम लिखेंगे बेटा एम्फीबिया। तो इससे बेटा क्या होता है पता है, थ्योरी बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाती है। अगर हम पैराग्राफ्स में लिखवाएंगे ना तो आपको लगेगा कि मैम इतना ज्यादा, और अगर हम इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा कंटेंट जो होता है ना क्रिस्प हो जाता है, और कंपेयर करके पढ़ने में याद भी ज्यादा रहता है ना। एंड मैमल्स, ठीक है। ऐसी टेबल बनाओ, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे 2 टेबल ऐसी चाहिए होगी। चलो टेबल को बनाओ, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो बेटा हमें कैरेक्टरिस्टिक देखना है। अच्छा देखो, जब तुम एम्फीबिया के बारे में इमेजिन, मतलब एम्फीबिया के बारे में लिखोगे तो फ्रॉग को इमेजिन कर लेना। जब तुम बेटा रेप्टाइल्स के बारे में लिखोगे तो तुम छिपकली को इमेजिन कर लेना, स्नेक को इमेजिन कर लेना, अपने आप को इमेजिन कर लेना। चार्ट लेबल कर दे। यस, एव्स को बेटा लिखोगे तो पापा की पर्री या पापा का पर्रा नहीं बेटा, रियल पर्री। रियल पर्री मतलब रियल बर्ड्स, ठीक है।
जैसे कबूतर हो गया, तोता हो गया, है ना। और बेटा मैमल्स के बारे में सोचोगे तो भी तुम अपने बारे में सोच सकते हो, ठीक है, समझ आ गई बात। तो जब आप बेटा, हाँ ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आप जब भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स करोगे तो आप एम्फीबिया सोचोगे तो फ्रॉग्स इमेजिन करना, रेप्टिलिया सोचोगे तो सपोले इमेजिन करना, एव सोचोगे तो बर्ड्स को इमेजिन करना, और मैमल सोचोगे तो मैम को इमेजिन कर लेना, ठीक है, या किसी भी बेटा मम्मी पापा को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना। यस, अब सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो मुझे लिखना है, दैट नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक जिसे मुझे एक्सप्लेन करना है, दैट विल बी देयर एक्सोस्केलेटन। एक्सो का मतलब बाहर से इनके पास, स्केलेटन यानी बाहर से इनके बॉडी के ऊपर कैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। जैसे हमारे अंदर का स्केलेटन क्या है, हमारे अंदर का स्केलेटन है हमारा स्केलेटल सिस्टम जो बोन्स का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। अब देखो, अगर मैं बेटा मैमल्स की बात करूं तो मेरे मैमल्स के केस में बाहर से एक्सोस्केलेटन में क्या है, हमारे पास स्किन है, हमारी स्किन के ऊपर बेटा हेयर है, ये हमारा एक्सोस्केलेटन है, हमारा एक्सोस्केलेटन हमारा नेल्स है ना, हमारे नेल्स है, ये हमारा एक्सोस्केलेटन है। अगर मैं एव्स की बात करूं, बर्ड्स की बात करूं, तो उनके बाहर से तुम्हें ऐसा क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, उनके बॉडी के ऊपर ऑल ओवर द बॉडी फेदर्स है। उनके भी बेटा जो फोरलिम्स होते हैं, जो आगे के हाथ हैं, हाथ तो नहीं होते ना, उनके विंग्स होते हैं वो, तो उनके जो हाथ होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। पूरी बॉडी के ऊपर ऑल ओवर फेदर्स होते हैं उनके पास। उनके भी बेटा जो टांगे होती है, उनके पास टांग होती है कि नहीं, या सिर्फ पर ही होते हैं, टांग होती है ना, तो उनकी जो टांग होती है बर्ड्स की टांग पे ऐसे स्केल्स होते हैं और ऐसे ऐसे करके, और क्लॉज भी होते हैं, है ना, बर्ड के क्लॉज भी होते हैं, राइट। तो बॉडी के ऊपर ऑल ओवर फेदर्स भी हैं, उनके जो हाइंड लिम्स हैं, हाइंड लेग्स हैं, उनके ऊपर स्केल्स हैं और क्लॉज भी हैं। अगर मैं रेप्टाइल्स को आपको इमेजिन करने के लिए बोलूं तो रैप बोल रही हूँ, रेप्टाइल्स को तुम कैसे इमेजिन कर सकते हो। देखो, अगर तुमने फ्रॉग देखा हो, फ्रॉग की स्किन कैसी, कभी पैर दिया है फ्रॉग के ऊपर बाई चांस गलती से, या देखा है कभी बहुत क्लोजली, उसकी स्किन बहुत ही गीली होती है, उसकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा मॉइस्ट होता है, म्यूकस होता है। लेकिन रेप्टाइल्स जो होती है उनकी स्किन बहुत ड्राई होती है। कभी अगर बाई चांस छिपकली तुम्हारे ऊपर गिरी हो और तुम्हें बहुत शौक हो, अब देखो यूजुअली क्या होता है, छिपकली गिरेगी तो तुम बेटा उसको ये तो नहीं करोगे, ओ आओ छिपकली तुम्हारी स्किन देखता हूं, काफी ड्राई हो गई है, लगता है कि लोशन लगाना पड़ेगा, लगाए निविया लोशन, इससे हो जाएगी आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ। फिर चिपकली को लगा के भेज तो नहीं देते हो, जैसे चिपकली गिरती है ना बेटा, करके तुम साइड हो जाते हो, ठीक है। कभी भी चिपकली को तुमने इतनी क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया होगा, बट अगर तुम बेटा दूर से भी ऑब्जर्व करोगे तो उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई होती है, उसके ऊपर स्केल्स होते हैं। इनफैक्ट बेटा जो स्नेक होती है, स्नेक की स्किन के ऊपर भी बेटा स्केल्स होते हैं, और बेटा वो स्केल्स को शेड ऑफ भी करते रहते हैं, टाइम टू टाइम वो स्केल्स को शेड ऑफ भी करते हैं, जिसे बोलते हैं मोल्टिंग, या जिसे बोलते हैं एक्डाइसिस, है ना, समझ आ रही है बात, राइट। हाँ, और एम्फीबिया की जो स्किन होती है उसके ऊपर कोई स्केल्स नहीं होते बेटा, उसकी स्किन मॉइस्ट होती है, बट उसके स्किन के ऊपर कोई भी स्केल्स कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, समझ आ गई ये बात। तो इसकी स्किन के ऊपर कोई स्केल्स नहीं है, इसकी स्किन बिल्कुल स्केललेस है, मॉइस्ट है, ग्लैंड्यूलर है। इसकी बेटा जो स्केल्स है वो एपिडर्मल स्केल्स बोलते हैं उसे, क्योंकि वो एपिडर्मिस से बनती है मॉडिफिकेशन से, तो आप क्या बोल रहे हो, एपिडर्मल स्केल्स हैं। और इनकी स्केल्स जो होती है बहुत ही ड्राई होती है, कॉर्निफाइड होती है, ड्राई कॉर्निफाइड मतलब बहुत ही ज्यादा ड्राई, ठीक है, कोई मॉइस्ट बिल्कुल भी नहीं है। और इनकी स्केल्स को ये टाइम टू टाइम शेड ऑफ भी कर देते हैं, जिसे एक्डाइसिस या मोल्टिंग भी कहते हैं। और बाकी इनका तो आपने देख ही लिया है ना। तो इनके बारे में लिखना स्टार्ट करें बच्चों, पहले एक एक पॉइंट लिखना स्टार्ट करें। इसके बारे में हमने बोला scales absent, body is moist, glandular, moist and glandular, ठीक है। इसके बारे में क्या लिखेंगे बेटा, इसके बारे में लिखेंगे ड्राई कॉर्निफाइड, एपिडर्मल यानी एपिडर्मिस के ऊपर एपिडर्मल स्केल्स, और स्केल्स को बोला जाता है स्क्यूट्स, स्केल्स का ही दूसरा नाम होता है स्क्यूट्स, प्रेजेंट
which they often shed by process called as ecdysis या molting. ecdysis या molting. ठीक, इनके बारे में क्या लिखेंगे बेटा? बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स, इनके पास और क्या दिखती है बेटा? बीक, इनकी चोंच, फिर इनको क्या दिखती है? स्केल्स ऑन हाइंड लेग, स्केल एंड क्लॉ ऑन हाइंड लेग. क्लॉ की मदद से वो होल्ड कर पाता है, राइट? हाइंड लेग, स्केल्स एंड क्लॉ ऑन हाइंड लेग. मैमल्स के केस में बेटा क्या कहेंगे? स्किन विद हेयर, कॉमा नेल्स, दैट्स इट. ठीक है, डन. ग्लैंड्यूलर का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड्स. ग्लैंड्यूलर का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड्स. ठीक है, डन कर लो. डन कर लो बच्चों. ठीक है, अरे ऐसे करके उनके हाइंड लेग में ऐसे क्लॉ नहीं होता जिसमें नेल्स भी हैं, ऐसे जिससे वो पकड़ते हैं. नेल्स भी तो होते हैं इनके पास, छोटे छोटे से. ठीक है, डन. अब बेटा मेरे को एक बात बताओ बेटा, ड्राई एंड कॉर्निफाइड एक ही जैसा टर्म्स है. ठीक है. अब मेरे को ये बताओ बेटा, आप मेरे को ये बताओ बेटा कि एम्फीबियंस कहां रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है? बेटा कॉर्निफाइड का मतलब वही हो गया ना, जो बहुत ही ज्यादा ड्राई हो, डेड लेयर हो, है ना, उसे कॉर्निफाइड बोलते हैं. ठीक है. अगर मैं बेटा एम्फीबियंस का नाम एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? एम्फीबियंस का नाम एम्फीबियंस क्यों है? अगर मैं एम्फीबियंस को वर्ड को देखूं, एम्फी का मतलब होता है डुअल और बिया का मतलब होता है बायो, डुअल लाइफ. वो लैंड पे भी रहते हैं और वो वाटर में भी रहते हैं, तो डुअल लाइफ होती है इनकी, है ना. तो अगर मैं एम्फीबियन वर्ड को तोड़ूं, तो एम्फीबियन वर्ड को तोड़ने पर मेरे को दो वर्ड्स मिल रहे हैं इसमें. एम्फी का मतलब होता है डुअल यानी कि दो, और बिया का मतलब होता है बायो यानी कि लाइफ. इनकी डुअल लाइफ होती है. सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है वाटर एज वेल एज लैंड. वाटर एज वेल एज लैंड. समझ आ रही है बात? किसी को कोई दुखद समस्या बेटा? डुअल लाइफ. अच्छा, रेप्टाइल्स को रेप्टाइल्स क्यों बोलते हैं? कोई बता पाएगा? रेप्टाइल्स को रेप्टाइल्स क्यों बोलते हैं बेटा? कोई बता पाएगा? वाई रेप्टाइल्स आर कॉल्ड एज रेप्टाइल्स? हाँ, रेप्टाइल्स को रेप्टाइल्स क्यों बोलते हैं? क्रीपी, रेप्टिलिया वर्ड आया है, क्रीपिंग क्रॉलिंग एनिमल्स. रेप्टाइल्स जो वर्ड है, रेप्टिलिया वर्ड जो है, वो क्रीपी क्रॉलिंग एनिमल्स, क्रॉल करते रहते हैं ना, क्रीपी से होते हैं ना. देखो स्नेक्स को देख लो, क्रोकोडाइल्स को देख लो, तुम लिजर्ड को देख लो, क्रीपिंग क्रॉलिंग एनिमल्स. ठीक है, क्रीपिंग क्रॉलिंग एनिमल्स. ठीक है, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल्स, इन्हें बोला जाता है ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स. इन्हें फर्स्ट ट्रू लैंड, पहली बारी फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स इन्हें बोला जाता है. लैंड पे तो ये भी रह रहे थे, लेकिन प्रॉपर लैंड पे रहने वाले
प्रॉपर लैंड पे रहने वाले जो फर्स्ट वर्टिब्रेट आए, जो पहले प्रॉपरली लैंड पे टेरेस्ट्रियल जगह पे रहने वाले जो फर्स्ट बेटा वर्टिब्रेट आए, वो वर्टिब्रेट्स थे रेप्टाइल्स, क्रीपिंग क्रॉलिंग एनिमल्स। समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? ऑफ कोर्स बेटा एव्स को तुम टेरेस्ट्रियल बोल सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स ये क्या करते हैं, ये फ्लाई करते हैं, फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स है, फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स हैं, एयर में रहते हैं, राइट, एयर में रहते हैं, राइट। और अगर मैं बेटा मैमल्स की बात करूं तो ये हर जगह रहते हैं, ये हर जगह रहते हैं। तुम पानी में देख लो मैमल्स हैं, पानी में कौन से मैमल्स है बेटा कोई बता सकता है? टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, ठीक है, कैन लिव इन वेरियस हैबिटेट्स, वेरियस हैबिटेट। तुम फॉरेस्ट में देख लो, तुम पानी में देख लो, तुम बेटा जंगल में देख लो, तुम बेटा हवा में देख लो, तुम धरती पे देख लो, हर जगह बेटा मैमल्स ने आतंक मचाया हुआ है, ठीक है। जो भी बच्चा शार्क बोलेगा ना बेटा उसको यहीं से पड़ेगी, ठीक है। हाँ, वेल, डॉल्फिन, यस, ठीक है। शार्क जो बच्चा बोल रहे हैं मैं क्या ही बोलूं, डॉल्फिन्स हैं, है ना, यस। तो बेटा देखो ये पानी में भी है, तुम डॉल्फिन देख लो, ये हवा में भी है, तुम बैट देख लो, ये धरती पे भी है, तुम ह्यूमंस देख लो, ये फॉरेस्ट में भी रह रहे हैं, तुम टाइगर देख लो, लायन देख लो, ये एकदम बेटा आइस वाले एरिया में रहते हैं। तो दे लिव इन डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? दे हैव अ डुअल लाइफ, दे आर द फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट क्रीपिंग क्रॉलिंग एनिमल्स, रेप्टिलिया से आया वर्ड। हवा में रहते हैं, हवा में क्या मतलब मोस्टली फ्लाई करते हैं। और मैमल्स बेटा हर जगह इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, हर जगह बेटा इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। हैबिटेट में तो कोई दुखद समस्या नहीं है, हैबिटेट में तो कोई दुखद समस्या नहीं है, ठीक है। अब मैं नंबर 3 क्या बताऊं तुम्हें इनका कैरेक्टर। नंबर 3 में मैं तुम्हें इसमें दिया है नहीं, वो मुझे अलग से ही बताना पड़ेगा यार, वो मुझे अलग से बताना पड़ेगा। तो मैं नंबर 3 में क्या करती हूँ बेटा, मैं नंबर 3 में लिखती हूं इनके पास रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, ठीक है। कुछ ऐसे फीचर्स है ना बेटा जो सिर्फ एम्फीबिया के लिए दिए हुए हैं, रेप्टाइल के लिए नहीं दिए हुए। कुछ ऐसे फीचर्स है बेटा जो सिर्फ रेप्टाइल के लिए दिए हुए हैं, एव्स के लिए नहीं दिए हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एव्स के लिए दिए हुए, तो उन पॉइंट्स को हम अलग से लिखेंगे, उन पॉइंट्स को बेटा हम अलग से लिखेंगे, ठीक है, यस, ठीक है। क्योंकि ना अगर मैं वो पॉइंट्स लिखवाऊंगी तो बाकी डब्बों में खाली रह जाएगा, तो इसीलिए वो वाले कैरेक्टर्स को हम सेपरेटली लिख लेंगे, ठीक है। चलो रेस्पिरेशन के लिए बेटा हम क्या करेंगे, एम्फीबिया कैसे रेस्पायर करता है। एम्फीबिया किससे रेस्पायर नहीं करता ये पूछो, वो स्किन से भी रेस्पायर कर रहा है, वो बेटा बक्कोफेरिंग्स का यूज करता है। तुमने कभी किसी उसको देखा है फ्रॉग को, फ्रॉग का ये इतना बड़ा फूला हुआ होता है, ये बक्कोफेरिंग्स देखा है कभी? वो इसको फुलाते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। देखो फ्रॉग जो एम्फीबियंस होते हैं वो गिल से भी रेस्पायर कर सकते हैं, वो अपनी स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं, वो बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन भी करते हैं। और बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन में उनका ये बक्कोफेरिंग्स इतना मोटा मोटा फूल जाता है, एक्चुअल में वो बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन करते हैं। उस रेस्पिरेशन के डिटेल में तुम्हें नहीं जाना कि करते कैसे हैं, एक्चुअल में अपने मुंह में ना बेटा पूरी हवा को इकट्ठा करते हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं और फिर उस हवा को बेटा बॉडी के अंदर पुश करते हैं। जब बेटा कई साल पहले ना जब आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चंस आते थे तो इसको पढ़ाया जाता था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, इसे पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये उस चैप्टर में पढ़ाया जाता था जब पहले बाहर से क्वेश्चंस आते थे। अब बेटा ऐसा बाहर से कहीं तो क्वेश्चन आता नहीं है ना, तो इसलिए आपको बताया भी नहीं जाता। पर खैर ये हर चीज से बेटा रेस्पायर कर सकते हैं। तो मैं कह रही हूं कि ये स्किन से भी रेस्पायर कर रहे हैं मैम, ये मैम बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं बच्चों। ये मैम गिल्स का भी यूज करते हैं, जैसे टैडपोल लार्वा होता है ना, ये लंग्स का भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। लेकिन अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करूं ये सिर्फ लंग से रेस्पायर करते हैं। अगर मैं बेटा एव्स की बात करूं ये भी सिर्फ लंग से रेस्पायर करते हैं।
और अगर मैं बेटा मैमल्स की बात करूं, ये भी सिर्फ और सिर्फ लंग से ही रेस्पायर करते हैं। लेकिन आपको पता है बेटा, सबसे ज्यादा बेटा, अगर आप एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम देखोगे, सबसे एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बच्चों एव्स का। एव्स का सबसे तगड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों है बेटा? अच्छा, किसी को यह पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एयर का एक्सचेंज कहां से होता है? अगला चैप्टर हमें यही पढ़ना है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमन फिजियोलॉजी का अगला यही चैप्टर हमें पढ़ना है। लेकिन क्या किसी को पता है कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर एयर का एक्सचेंज कहां से होता है? और अगले चैप्टर में तो इतने खतरनाक एनिमेशन है बेटा, क्योंकि वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है। अब मैं तुम्हें इसमें किसका एनिमेशन दिखाऊं बेटा? फ्रॉग को टर करते हुए दिखाऊं? तो यहां एनिमेशन दिखाने का कोई मतलब तो है नहीं, उस चैप्टर में होगा। एल्वियोलाई पता है ना ये? तो बेटा देखो, एल्वियोलाई मैं एक्चुअल में तुम्हें एव्स के बारे में बताने वाली हूं, एक पॉइंट जो तुम्हारे काम का है। एव्स में बेटा सबसे एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों है? क्योंकि इनके पास देखो एल्वियोलाई के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर होते हैं जो रेस्पिरेशन में सपोर्ट करते हैं, जो रेप्टाइल्स के पास भी नहीं है, जो मैमल्स के पास भी नहीं है। तो समझो जैसे कि ये लंग्स में इनके पास बेटा ये एल्वियोलाई तो है, इनके पास लंग्स में ऐसे एल्वियोलाई तो है, लेकिन एल्वियोलाई के साथ साथ ना बेटा इनके पास एयर को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं एयर सैक्स। तो एल्वियोलाई के साथ साथ एयर को स्टोर करने के लिए, रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करने के लिए, हेल्प करने के लिए इनके पास एयर सैक्स भी होते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रही हूं। अरे मैंने रेप्टाइल्स में क्यों बना दिया इसे? अरे भाई हाँ, they have their alveoli has air sacs to store air to supplement respiration। डन कर लो यहां तक, डन कर लो बेटा यहां तक। इस तरीके से ये एल्वियोलाई और ये बेटा उनके एयर सैक्स। चलो ऐसे नहीं, ये एल्वियोलाई और ये एयर सैक। ठीक है, दिस इज एल्वियोलाई, दिस इज एयर सैक। क्या यहां तक सारे बच्चे नोट कर चुके हैं? जैसे एल्वियोलाई से तो बेटा सिर्फ एयर की एक्सचेंज हो सकती है, ऐसा कभी थोड़ी होगा। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, जैसे जिनको नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जब तुम सांस लेना छोड़ दो तो क्या तुम्हारे अंदर किसी ने एयर को स्टोर करके रखा है? कुछ टाइम तक तो बेटा तुम ले पाओगे। हमारे पास बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं जो आगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी भी। इनके पास बेटा स्टोर करने के लिए साथ में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें एयर सैक्स बोलते हैं। ठीक है यार, मिले गर्म पानी भिजवा दो प्लीज। ठीक है, डन बेटा, यहां तक डन हो गया ना बेटा? तो हमने एक्सोस्केलेटन देख लिया किसके पास क्या है, हमने बेटा उनकी लाइफ देख ली, कौन कहां रहता है, किसको किस टाइप का एनिमल बोलते हैं, हमने देख लिया वो रेस्पिरेशन बेटा किसके मदद से कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं अगला नेक्स्ट, इसकी भी कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा नंबर 4 कैरेक्टर मुझे देखना है कि इनके पास सर्क्यूलेशन के लिए क्या है, या सर्क्यूलेटरी सिस्टम में क्या है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम में क्या है। तो अगर मैं बेटा फिश की बात करूं तो फिश में क्या था बेटा? फिश में था 2 चेंबर हार्ट, 1 एट्रियम, 1 वेंट्रिकल। लेकिन एम्फीबियन के पास है 3 चेंबर हार्ट, एम्फीबियन के पास है 3 चेंबर्ड हार्ट, और सेम 3 चेंबर हार्ट बेटा रेप्टाइल के पास भी होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स। क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स के पास बेटा 4 चेंबर होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे रेप्टाइल्स के पास बेटा 3 चेंबर हार्ट है। एव्स एंड मैमल्स के पास बेटा 4 चेंबर्ड हार्ट, 4 चेंबर्ड हार्ट। समझ आ गई बात? इसमें जो एक्सेप्शन है मैं यहां पे एक्सेप्शन लिख दे रही हूं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स, इनके पास बेटा 4 चेंबर हार्ट है। इनको छोड़कर सबके पास बेटा 3 चेंबर हार्ट है।
और बेटा जब 3 चेंबर हार्ट होता है ना, तो 3 चेंबर, जैसे फिश के पास तो 2 ही चेंबर हार्ट था, तो फिश के पास एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल है, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल है। लेकिन एम्फीबिया के पास कितने, 3 चेंबर हार्ट, उसके पास बेटा 2 एट्रिया होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, पर वेंट्रिकल सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, वेंट्रिकल सिर्फ एक ही होता है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, 3 चेंबर हार्ट, 3 चेंबर हार्ट में बेटा क्या है, 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। और जिसके पास बेटा 4 चेंबर होते हैं ना, उनके पास होता है 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा इन सबके पास बेटा एक्सक्रीशन के लिए क्या होती है, किडनी। इन सबके पास बेटा एक्सक्रीशन के लिए क्या होती है, किडनी। तो इनके पास, सबके पास एक्सक्रीशन के लिए किडनी प्रेजेंट होगी। कॉकरोच के पास क्या प्रेजेंट होगा एक्सक्रीशन के लिए, कोई बताएगा? कॉकरोच के पास क्या होगा एक्सक्रीशन के लिए, कोई मुझे बताएगा? नंबर 6 फर्टिलाइजेशन, नंबर 7 डेवलपमेंट, नंबर 8 ओवीपैरस या वीवीपैरस, एंड नंबर 9 बॉडी टेम्परेचर। हाँ, कॉकरोच के पास क्या होते हैं, मैल्फिगियन टिब्यूल्स, मेनली मैल्फिगियन टिब्यूल्स। अच्छा उसके पास क्या होते हैं, एनेलिडा के पास क्या होते हैं, एनेलिडा के पास क्या होते हैं, एनेलिडा, जल्दी जल्दी बताओ, एनेलिडा के पास क्या होता है एक्सक्रीशन के लिए, ये तुम्हारा टेस्ट ले रही हूं मैं। एनेलिडा के पास क्या होता है, और एनेलिडा के बाद मेरे को बताओगे कि प्लैटीहेल्मिन्थस में क्या होता है। एनेलिडा के पास नेफ्रीडिया होता है, वेरी गुड वेरी गुड, एनेलिडा के पास नेफ्रीडिया होता है और प्लैटीहेल्मिन्थस के पास फ्लेम सेल्स होता है एक्सक्रीशन के लिए। अच्छा ठीक है, ये दोनों तुमने बता दिए। मुझे बताओ हेमिकॉर्डिटा के पास क्या होता है एक्सक्रीशन के लिए, हेमिकॉर्डिटा के पास क्या होता है, हेमिकॉर्डिटा के पास क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड। हेमिकॉर्डिटा के पास क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड, राइट। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं बेटा। दिस इज ओवीपैरस, दिस इज ऑल्सो ओवीपैरस, दिस इज ऑल्सो ओवीपैरस एंड दिस इज वीवीपैरस। इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं, जैसे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ऑर्निथोरिंकस, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी, ऑर्निथोरिंकस। इसको छोड़कर सारे बेटा ओवीपैरस होते हैं, सॉरी सारे वीवीपैरस होते हैं। बॉडी टेम्परेचर, पोइकिलोथर्मस, ये भी पोइकिलोथर्मस। ये क्या होते हैं, होम्योथर्मल, जिसको हम क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड। भैया रख दो, कोई नहीं, वार्म ब्लडेड। इसका मतलब होता है इनका एक पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन है, इनका एक पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर बेटा मेंटेन होता है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं विद आउटसाइड एनवायरमेंट, राइट राइट, यस, थैंक यू। यानी कि फिक्स बॉडी टेम्परेचर। बेटा एक बार ही देखना जो पॉइंट्स मैंने लास्ट में लिखे हैं। देखो इनके पास बेटा क्या है, एक्सक्रीशन के लिए सबके पास किडनी है। फर्टिलाइजेशन बेटा एम्फीबिया में बाहर होती है बॉडी के, तो एक्सटर्नल, बाकी सब में बॉडी के अंदर होती है तो इंटरनल। बेटा एम्फीबिया हो या रेप्टिलिया हो या एव्स हो, सारे एग लेइंग एनिमल्स हैं, अंडे देने वाले एनिमल्स हैं। हालांकि सबके अंडे अलग अलग दिखते हैं, जैसे बेटा बर्ड्स का एग तो तुमने देखा ही होगा, रेप्टाइल्स का भी एग तुमने देखा होगा, कैसे हार्ड एग, हार्ड बाहर का शेल होता है ना, कैल्शियम का बना हुआ व्हाइट कलर का, जो तुमने देखा होगा यूजुअली।
लेकिन एम्फीबिया का अंडा बेटा वैसा नहीं दिखता, हालांकि ये सारे ओवीपेरस होते हैं, सारे एग लेइंग होते हैं। एम्फीबिया का एग ऐसे जैसे उसकी बॉडी होती है बहुत ही ज्यादा चिपचिपा, उसके ऊपर कोई हार्ड शेल नहीं होता है ना। अच्छा, इसके अलावा बेटा ये दोनों क्या है, कोल्ड ब्लडेड यानी पोइकिलोथर्मस, ये दोनों क्या है, वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्मल। आप खुद सोच के देखो बेटा, हमने 9 कैरेक्टर बेटा यहीं पे लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है ना बेटा, अब हम ऑलमोस्ट डन है, अब चैप्टर का सिर्फ 5% बचा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब अभी ठीक है, क्या हो रहा होता है यार ये, हाँ रिफ्रेश करना, एक बारी रिफ्रेश करना। कितना गरम दे दिया भैया ने, चैट्स कहाँ हैं बेटा, अभी ठीक है, अभी ठीक है क्या, अभी भी लैग हो रहा है क्या, अभी भी लैग हो रहा है या ठीक है? अब तो लैग नहीं हो रहा है ना, अब तो लैग नहीं हो रहा है ना अभी, इट्स ओके या फिर से लैग हो रहा है, फिर से लैग हो रहा है, फिर से लैग हो रहा है, अब फिर से ओके है, अब ओके है, एक सेकंड बेटा, अब ओके है, एक बारी चेक कर लेते हैं, अब ओके है ना। शगुन तो होता ही है बेटा, देखो लास्ट ईयर के अर्जुनाज में बहुत शगुन होता था, तुम्हारी क्लास में अभी शुरू हुआ है शगुन होना, इसे मैं शगुन बोलती हूँ, शगुन होता है ना, हाँ ये शगुन है। तो बेटा पहले मेरे को ये बताओ कि यहां तक, थैंक यू, यहां तक तो कोई बेटा दुख दर्द और घुटनों में दर्द तो नहीं हो रहा है तुम्हारे, जल्दी बताओ यस एवरीबॉडी। जिनके घुटनों में दर्द होता है ना बेटा, वो चैट्स में ना, वो चैट्स में जो कर रहे होते हैं ना, उसी से उनके घुटनों में दर्द हो जाता है, क्योंकि उनके सर में तो ऑलरेडी बेटा भूसा है, पता नहीं भगवान ने ये दे दिया है, क्रेनियम दे दिया है, अंदर भगवान ने खाली भेज दिया है कि जाओ तुम ऐसे ही जाओ, ऐसे ही जीवित रहो तुम, ठीक है। चलो अब बेटा देखो, हमने ये कंपैरिजन तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे एग्जांपल्स, अरे यार एम्फीबिया वाली स्लाइड कहां चली गई, एम्फीबिया वाली स्लाइड है ना, हाँ। अब हम बेटा क्या करेंगे, अलग से जो भी पॉइंट्स बचे हुए हैं ना बच्चों, ठीक है, हाँ उन बच्चों को देखो ना, उन बच्चों को बेटा देखो भाव ना टीचर से मिलेगा, मैं तो उनको 1% भी भाव नहीं दूंगी, ठीक है, कि वो चैट्स करेंगे तो उनको भाव मिल जाएंगे कि मैम देखेगी, फिर मैम उनको वो करेंगी, गुस्सा करेंगी, वो तो बेटा होने से रहा कि मैं उनका नाम ले लूं, ठीक है, नाम लेके उनको मैं यहाँ पे बेटा तुम्हारे बीच में पॉपुलर कर दूं, ठीक है, ऐसा तो हम कुछ नहीं करने वाले। तो बेटा ना वो इधर के रहते हैं ना वो उधर के रहते हैं, फालतू की बकवास करते रहते हैं, मतलब पूरा, मतलब मैं सोचती हूँ क्या दिमाग में कचरा भरा है, पढ़ने की जगह पे पढ़ने को छोड़ के बाकी सब करते हैं, ठीक है। तो कर लो बेटा, तुम करते रहो कॉन्स्टेंटली, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चे का तो कॉम्पिटिशन खत्म हो रहा है और तुम्हें बेटा मजे आ रहे हैं, तो तुम्हारी मजे में बेटा मैं भी क्यों तुम्हें टांग अड़ाऊं, है ना। तो तुम मजे करो बेटा, तुम भी मजे करो, हम भी मजे करते हैं, मैं भी पढ़ा रही हूँ, तुम अपना बेटा मजे करो, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो अपने मजे करेगा, तो ना मेरा मूड खराब होगा ना तुम्हारा मूड खराब होगा, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश शाबाश, ठीक है। चलो चलो बेटा, इसी खुशी के साथ में शाबाश शाबाश बल्ले बल्ले करते हुए बेटा हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नहीं, एम्फीबिया का जो बचा हुआ कैरेक्टर्स है वो अब हम करेंगे, ठीक है। कुछ तो बेटा हमने वहां पे कर ही लिया, चलो ओए वापस आओ, ठीक है। हाँ अब बेटा हमें क्या करना है, एम्फीबियंस के बारे में हम कुछ बातें लिख चुके हैं। एम्फीबियंस का एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी डुअल लाइफ होती है, ये धरती पे भी रह रहे थे, ये पानी में भी रह रहे थे। इसके अलावा हमने लिखा कि यार मैम इनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा गीली होती है, मॉइस्ट होती है, कोई स्केल्स नहीं होते। फिर हमने मैम एम्फीबियंस के बारे में लिखा कि ये हर चीज से रेस्पायर कर सकते हैं मैम, लंग से, गिल से, स्किन
से, बक्कोफेरिंग से। फिर हमने देखा मैम कि इनकी बॉडी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इनके पास 3 चेम्बर हार्ट है, इनके पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और इनके पास इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी लार्वल स्टेजेस के थ्रू ये पोइकिलोथर्म, जो भी हमने पॉइंट्स लिखे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, और क्या क्या चीज है, और क्या क्या चीज है बेटा अपार्ट फ्रॉम दैट, और क्या क्या चीज है इनके पास। तो एनसीईआरटी ने अदर पॉइंट्स बेटा, तो हम यहां पे ब्रैकेट में लिख रहे हैं अदर पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी, अदर पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। अदर पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी में हम लिखेंगे इनका जो बॉडी होता है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू, इनकी बॉडी को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो बेटा, हेड एंड ट्रंक। हेड एंड ट्रंक, हेड का मतलब हेड और ट्रंक का मतलब होता है रिमेनिंग बॉडी। हाँ, हेड का मतलब हेड और ट्रंक का मतलब होता है रिमेनिंग बॉडी। किसी इनके पास नेक तो होता नहीं है, बट किसी एम्फीबियंस में टेल भी पाया जा सकता है, सबके पास नहीं होता। आप ऐसे करके लिख सकते हो, सम मे हैव टेल, सम मे हैव टेल, सबके पास तो नहीं है। जैसे कि बेटा तुमने फ्रॉग में देखा, फ्रॉग के पास तो टेल नहीं होता है, बट किसी के पास टेल हो सकता है, किसी के पास टेल हो सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या दिया हुआ है बेटा, एनसीईआरटी ने इसके अलावा जो भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं उसके अलावा दिया हो सकता है, क्लोएका इज प्रेजेंट, नहीं सबसे पहले बेटा देखो हमारे पास ये होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना। आपको पता है नीट में 2 बार आया हुआ सवाल है ईयर पिन्ना से। मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये ईयर पिन्ना। कभी तुम इमेजिन कर सकते हो कोई तुम्हारी छिपकली तुम्हारे ऊपर गिरी और छिपकली के ऐसे कान हो, या बेटा तुमने आज तक कभी अपने मतलब बैल्कनी में कभी कोई कबूतर देखा है जो ऐसे कान के साथ आया हो, कितना वियर्ड लग रहा है, सोच के ही हंसी आ रही है, सोच के ही हंसी आएगी। या बेटा फ्रॉग देखा हो जिसके ऐसे कान हो, ठीक है, और गले के साथ साथ में कान भी ऐसे कर रहा है, ठीक है, कितना इट्स वियर्ड। मेरा वॉइस क्रैक कर रहा है क्या, एक बार चेक कर लेना तो यार साउंड। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, आप एक बार सुनते रहना मेरा, ठीक है, और बताना क्रैक तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यार इनके पास किसी के पास पिना नहीं होती इस तरीके की, ठीक है, इनके पास इस तरीके की एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, दिस एक्सटर्नल ईयर इज नॉट देयर। ये मैमल्स का बेटा भगवान ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया है, ठीक है ना, इनका हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इनके पास बेटा टिम्पैनम होता है जो इनके ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। इसके अलावा बेटा क्या दिया है, इनके पास क्लोएका होता है, क्लोएका प्रेजेंट। क्लोएका क्या होती है, क्लोएका क्या होती है बेटा, तो इमेजिन करना, जैसे इमेजिन क्या करना बेटा, समझना, जैसे बेटा हमारे पास ह्यूमंस में, मैमल्स की बात करती हूँ, हमारे पास क्लोएका नहीं है। तो क्लोएका होता है क्या, क्लोएका एक चेंबर है बेटा, क्लोएका एक इस तरीके का चेंबर है जिस चेंबर के अंदर ना बेटा, क्लोएका कुछ इस तरीके का चेंबर है जिस चेंबर के अंदर बेटा 3 डक्ट की ओपनिंग होगी, ठीक है। एक बेटा इनके पास एलिमेंट्री कैनाल आ रहा होगा, एक इसके पास बेटा रिप्रोडक्टिव कैनाल आ रहा होगा, और एक इनके पास बेटा यूरिनरी यानी एक्सक्रीटरी कैनाल आ रहा होगा। तो एक ऐसा चेंबर जिस चेंबर के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सक्रीटरी कैनाल की बेटा तीनों की ओपनिंग एक ही जगह पे हो रही है। हमारे पास ऐसा नहीं होता, हमारे बेटा एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग अलग होती है, जैसे आप क्या बोलते हो, एनस बोलते हो। जैसे हमारे पास बेटा हमारी यूरिनरी सिस्टम की ओपनिंग अलग है ना, यूरेथ्रा है। तो हमारी बेटा हर चीज की ओपनिंग अलग अलग है, हमारे ये सारी चीजों की ओपनिंग एक कॉमन चेंबर पे नहीं खुलती है। लेकिन बेटा इनके पास इस तरीके का क्लोएका होता है जहां पर बेटा क्या है, रिप्रोडक्टिव कैनाल, रिप्रोडक्टिव कॉमा एलिमेंट्री कॉमा एक्सक्रीटरी कैनाल ओपन, एक्सक्रीटरी कैनाल ओपन, ठीक है। समझ आ गई बात। मैं एक बार ही देख ले ली हूँ एनसीईआरटी में और कुछ पॉइंट्स तो नहीं दिए हुए जो हमने बेटा टेबल में इंक्लूड ना किए हो, आप तब तक इसे नोट करो। आईलिड्स दिए होंगे शायद,
और तो बेटा ऐसा कुछ नहीं दिया होगा, तो आईलिड्स वाला पॉइंट लिख देते हैं कि दे हैव आईलिड्स। जैसे हमारे पास बेटा आईलिड्स होती हैं, उनके पास भी आईलिड्स होती है, दे हैव आईलिड्स। बाकी एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेंगे, कोई भी पॉइंट छूटेगा तो हम लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है, यस। अब बेटा हमें सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स करने हैं, और एग्जाम्पल्स तो बहुत जरूरी होते हैं। तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है बेटा हाइला। हाइला सुनते ही वो गाना याद आता है, हाइला हाइला हुआ हुआ हाइला हाइला, ठीक है। हाइला का मतलब है बेटा, हाइला है, हाइला को बोलते हैं ट्री फ्रॉग। तो फ्रॉग्स जो तुम्हें यूजुअली पेड़ों पर दिखते हैं वो ट्री फ्रॉग होता है, जिसे हाइला बोलते हैं, ठीक है। और राना टिग्रीना जो तुम्हें यूजुअली बेटा लाइट ग्रीन कलर का जो तुम्हें यूजुअली धरती पे दिखता है, दैट इज बेटा राना, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक वो होता है, क्या बोलते हैं, राना इज द नॉर्मल फ्रॉग। एक होता है थोड़े बड़े साइज का और ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज द टोड, ठीक है, हाँ, दैट इज कॉल्ड एज बूफो। बूफो थोड़ा ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, बड़े साइज का होता है। बूफो राना ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, बट दिस इज द नॉर्मल फ्रॉग जो तुम्हें यूजुअली, अब तुम्हें पता नहीं कौन सा वाला दिखा होगा। एक तुम्हारी एनसीईआरटी में बूफो दिया हुआ है, बूफो को बोलते हैं टोड और राना को बोलते हैं फ्रॉग। इन दोनों के नाम में कंफ्यूज मत होना। राना इज द फ्रॉग, लाइट ग्रीन कलर का होता है, एंड बुफो इज द टोड, थोड़ा ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। हाइला इज द ट्री फ्रॉग। इसके अलावा बेटा एक दिया होगा सैलेमेंडर, सैलेमेंड्रा, सैलेमेंड्रा को सैलेमेंडर ही दिया होगा एनसीईआरटी में। ये टेल्ड एम्फीबियन है जिसकी पूंछ होती है, तो एनसीईआरटी में ये मेंशन किया हुआ है, दिस इज द टेल्ड एम्फीबियन। इसके पास पूंछ होती है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है ना कि यूजुअली टेल नहीं है, यूजुअली टेल नहीं है, बट टेल हो सकती है, ठीक है। अभी देखो बेटा क्या, एक और मैं एग्जाम्पल बताने वाली थी। एनसीईआरटी में दिया होगा इक्थायोफिस। इक्थायोफिस का आई थिंक डायग्राम भी दिया होगा। इट इज कॉल्ड एज बेटा लिम्बलेस एम्फीबियन। ये थोड़ा स्नेक टाइप का दिखता है, इसके पास हाथ पैर कुछ नहीं होते। अब तुम खुद सोच के देखो बेटा, एम्फीबियंस क्या हैं? एम्फीबियंस हैं क्या? टेट्रापोड्स हैं। टेट्रापोड्स है तो अपेंडेजेस तो होने चाहिए, लेकिन बेटा इसके पास क्या नहीं होते, कोई इस तरीके के लिम्ब नहीं है। सो दीज आर लिम्बलेस एम्फीबियन, नो लिम्ब्स आर प्रेजेंट। हाइला ट्री फ्रॉग, वैसे ही बेटा ट्री लिजर्ड भी होता है, कैमिलियन जो रेप्टाइल होता है, जो रेप्टाइल होता है, ठीक है, यस। तो कैमिलियन इज द ट्री लिजर्ड जो रेप्टाइल है, दिस इज द ट्री फ्रॉग। और लिजर्ड्स में तो बेटा बहुत सारे हैं, वॉल लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, ट्री लिजर्ड, अलग अलग टाइप के लिजर्ड, ठीक है। डन 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 बेटा, यहां तक एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं, एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं। एग्जाम्पल कैसे याद रखो बेटा, ये समस्या सिर्फ पढ़ाई करके ही सॉल्व हो सकती है बेटा, और किसी तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है। देखो, नेम इंडिकेट, एम्फी मतलब डुअल, बायो मतलब लाइफ, कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। ये हम पहले ही टेट्रापोडा में कॉमनली लिख चुके हैं, तो अलग से यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देयर हैव हेड एंड ट्रंक, टेल में बी प्रेजेंट इन सम, इनके पास मॉइस्ट स्किन होती है बिना किसी स्केल्स के, आईलिड्स होती है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर तो कुछ ऐसा होता नहीं है पिना, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी का मतलब एक्सक्रीटरी कैनाल, एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चेंबर जिसे क्लोएका बोलते हैं। क्लोएका की ओपनिंग फिर आउटसाइड में होती है, हमारी तो डायरेक्टली बेटा जैसे एलिमेंट्री कैनाल की डायरेक्ट ओपनिंग आउटसाइड होती है ना, एनस के थ्रू, इनमें सारे कैनाल्स पहले क्लोएका में खुलते हैं, और क्लोएका फिर बेटा इन सारी चीजों को ओपनिंग उसकी बाहर की तरफ होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन, लंग्स, गिल, स्किन, बक्कोफेरिंग्स भी है, ये याद रखना है। हार्ट 3 चेंबर है, 2 ऑरिकल्स 1 वेंट्रिकल, कोल्ड ब्लडेड है, सेक्सेस सेपरेटिव, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओवी पैरस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सब कुछ टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है। बूफो इज द टोड, राना इज द फ्रॉग, हाइला इज द ट्री फ्रॉग, सैलेमेंड्रा इज सैलेमेंडर, इक्थायोफिस इज लिम्बलेस एम्फीबियन। अच्छा, सैलेमेंडर का डायग्राम दिया हुआ है और फ्रॉग का डायग्राम दिया हुआ है, राना का डायग्राम दिया हुआ है, दैट्स इट, दैट इज इट। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें करना है दिस,
आई थिंक इसके बारे में तो ज्यादा चीजें लिखनी ही नहीं है, मैक्सिमम चीजें हम लिख चुके हैं। देखो ये देखो, मैं इसमें बता देती हूँ, रेप्टाइल्स का हमें सिर्फ एग्जाम्पल और एक पॉइंट लिखना है, ठीक है। मैक्सिमम चीजें हम लिख चुके हैं, जैसे कि देखो नेम रिफर टू देयर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, लिख चुके हैं ना हम। रेप्टम का मतलब मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हम लिख चुके हैं, ठीक है, और क्रीपी क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं। बॉडी इज कवर्ड विद ड्राई कॉर्निफाइड एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स हम लिख चुके हैं। सिर्फ ये वाला पॉइंट इंक्लूड करना है, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर जस्ट लाइक फ्रॉग, जस्ट लाइक फ्रॉग। अगर लिम्स इनके पास होंगे तो पेयर में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे जैसे स्नेक्स। तो ये 2 पॉइंट्स हमें लिखने हैं। बाकी देखो, हार्ट इज 3 चेंबर बट 4 चेंबर इज प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल, एलिगेटर में भी होता है। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मस, लिख चुके हैं। स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज कास्ट, ये लिख चुके हैं। सेक्सेस सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओवी पैरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो नहीं लिखा है हमने, ठीक है। तो जो 2 पॉइंट्स बेटा हमने नहीं लिखे हैं वो 2 पॉइंट्स में इंक्लूड कर दूं, डायरेक्ट ही लिखा है ना, हाँ। 2 पॉइंट्स जो हमने नहीं लिखे हैं बेटा वो इंक्लूड कर दूं, ठीक है। रेप्टाइल्स के अदर पॉइंट्स, रेप्टाइल्स के अदर पॉइंट्स हम लिख लेते हैं बच्चों, अदर पॉइंट्स, अदर एनसीईआरटी पॉइंट्स, ठीक है। और बेटा देखो स्नेक्स के पास अभी क्या लिखा है आपने, ईयर ओपनिंग नहीं होती, ठीक है। आप खुद सोचो बेटा, जो लोग वो कहते हैं ना कि स्नेक्स के आगे बीन बजा रहे हैं और स्नेक्स उस धुन पे नाच रहे हैं, एक्चुअल में वो एक तो वाइब्रेशंस को फॉलो करते हैं और वो डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं। उनके पास ईयर ओपनिंग नहीं होती है बेटा, उनके पास ईयर ओपनिंग नहीं होती है बेटा, समझ आ गई बात, ठीक है। यस यस। अब बेटा कितना बातें करोगे यार, चलो लिख लो इसको फटाफट से। टिम्पैनम बेटा फोल्ड ऑफ स्किन होती है, हमारे जैसे ईयर पिन्ना नहीं होता, ठीक है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, नो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, limbs when present are paired, limbs when present are paired, ठीक है। अब एग्जाम्पल करें, देखो एग्जाम्पल, इसको कई लोग चैमेलियन बोलते हैं, बट दिस इज कैमेलियन, दिस इज कैमेलियन, दिस कैमेलियन इज बेटा व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज ट्री लिजर्ड। ट्री फ्रॉग किसे बोला था बेटा, ट्री फ्रॉग इज हाइला, ट्री लिजर्ड इट कैमेलियन, ठीक है। फिर जो आपको घरों पे मिलती है बेटा वॉल लिजर्ड, उसे बोलते हैं हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस जो आपको घरों पे वॉल पे मिलती है, दिस इज वॉल लिजर्ड, ठीक। फिर बेटा आपको जो गार्डन में मिलती है, नॉर्मल गार्डन में, कैलोटीज, दिस इज कॉल्ड एज गार्डन लिजर्ड। और बेटा एक एक एग्जांपल से क्वेश्चन आता है, चाहे आपको ट्री लिजर्ड पूछे या ट्री फ्रॉग पूछे, वॉल लिजर्ड पूछे, गार्डन लिजर्ड पूछे, गार्डन, ठीक है। डन यहां तक, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा आपको एनसीईआरटी में दिया होगा क्रोकोडाइलस, इसे बोलते हैं क्रोकोडाइल, ठीक है। आपको दिया होगा चिलोन, और आपको दिया होगा चिलोन इज टर्टल, टेस्ट्यूडो दिया है, टेस्ट्यूडो दिया है या नहीं दिया है बच्चों, चिलोन तो दिया है, टेस्ट्यूडो दिया है, ठीक है। टेस्ट्यूडो इज टॉर्टोइज। इसके अलावा एलिगेटर दिया है या नहीं एक बारी चेक कर लो, मैं लिख दे रही हूं एलिगेटर। इसके अलावा कुछ पॉइजनस स्नेक दिए हुए, आज हम यहीं तक करेंगे बेटा, ठीक है। इतना ज्यादा हमें आगे अब करेंगे नहीं।
जो भी एव्स और मैमल्स की कैरेक्टर्स बच जाएगी अलॉन्ग विथ PYQ, वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, पॉइजनस स्नेक में बेटा दिया हुआ है ना जा मैं हूं प्यार तेरा, ना जा दैट इज कोबरा। फिर दिया होगा बंगैरस, दैट इज क्रेट, इंडिया में पाया जाने वाला बहुत ही ज्यादा कॉमन खतरनाक पॉइजनस स्नेक, ठीक है। इसके अलावा पॉइजनस में और क्या दिया हुआ है, कुछ दिया है पॉइजनस में? नॉन पॉइजनस में दिया है, पाइथन दिया है? नहीं, नॉन पॉइजनस नहीं दिया हुआ है, यही दिया हुआ है बेटा, वाइपरा वाइपर, ठीक है। नॉन पॉइजनस दिया ही नहीं है, नॉन पॉइजनस में पाइथन आता है, ठीक है। दैट्स इट। आई थिंक सारे एग्जांपल्स कर लिए हमने, ठीक है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, कैमेलियन ट्री लिजर्ड जो अपना रंग बदल सकती है, जिसे कैमोफ्लेज बोलते हैं। हेमीडेक्टाइलस वॉल में पाए जाने वाली लिजर्ड तुम्हारे घरों में, दिस इज वॉल लिजर्ड, ठीक है। कैलोटीज इज गार्डन लिजर्ड। अब अच्छा, क्रोकोडाइलस के तो नाम से ही समझ में आ रहा है क्रोकोडाइल। चिलोन और टेस्ट्यूडो में बेटा कैसे डिफरेंस पता चलता है तुम्हें? एक है टर्टल, एक है टॉर्टॉइज। तो बेटा एक तुमने देखा होगा जो पानी में स्विम करती है, जो पानी में स्विम करती है उसके जो पैर होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, जैसे अगर तुम बेटा अपने हाथ और पैरों में वो चीज पहन लो ना तो जैसे एकदम स्मूथ बन जाएगा। तो उस तरीके का बेटा इनके लिम्स होते हैं टर्टल के, जो प्रॉपर पानी में होती है। और बेटा जो क्या होती है, जो टेरेस्ट्रियल होती है यूजुअली, उसके पास ऐसे ऐसे होते हैं, उनकी डिजिट्स प्रॉपर दिख रहे होते हैं, वो होती है एक्चुअल में टॉर्टॉइज। तो टॉर्टॉइज इज टेस्ट्यूडो। आप इन दोनों के नाम में भी बहुत कंफ्यूज होते हैं बेटा कि कौन सा टॉर्टॉइज है और कौन सा जो है टर्टल है। जैसे कि बेटा राना और टोड में भी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो बेटा, वैसे ही इसमें भी बहुत ज्यादा, बूफो और राना में, तो वैसे ही बेटा इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। चिलोन इज बेटा टर्टल, टेस्ट्यूडो इज बेटा टॉर्टॉइज, एलिगेटर एलिगेट्रा, ठीक है। और पॉइजनस स्नेक जिनमें जो जहरीले स्नेक्स हैं, कोबरा बहुत कॉमनली सुना होगा, नाजा, बंगैरस, क्रेट बहुत ही जहरीला कॉमनली पाया जाने वाला इंडिया में, ठीक है। एंड वाइपरा इज वाइपर। अब मेरी बात सुनो बेटा, दो क्लासेस के ना जो थोड़े से कैरेक्टर्स है, मैमल्स के तो ज्यादा है ही नहीं, पर मैमल्स के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, और बर्ड्स के थोड़े कैरेक्टर्स एनसीईआरटी में है। जैसे उनके एलिमेंट्री कैनाल में क्रॉप और गिजर्ड होते हैं, उनके बीक में टीथ नहीं होता, या उनके पास बॉडी में कोई ग्लैंड्स नहीं होती। तो कुछ बर्ड से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ना हैं, बचे हुए हैं अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। मतलब तुम मान लो अगली क्लास PYQ मिला के आधा घंटा हम ये वाला चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। और अच्छी बात है ना, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम मिल गया। कल हम क्योंकि पोल्स कराएंगे और पिछले 5 साल के क्वेश्चंस भी नीट के सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा पढ़ के आ जाना, ठीक है। ये हमने लिखा है बेटा लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर पेयर। अगर बेटा इनमें रेप्टाइल्स के पास किसी भी एग्जाम्पल में अगर उनके पास लिम्स हैं तो वो पेयर में प्रेजेंट होंगे, आगे 2 और पीछे 2, और अगर नहीं है तो नहीं होंगे टोटली, ठीक है, ठीक है। समझ आ गई बात? यस, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ के आना रेप्टाइल्स तक, मतलब हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर हो ही चुका है। PYQ मिला के बेटा हम आई थिंक आधे घंटे में सारा कुछ वाइंड अप कर देंगे। इनफैक्ट हम कल बेटा नया क्लास भी स्टार्ट करेंगे, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके लिए भी रेडी रहो। मैंने कमेंट्स में कई सारे बच्चों के ऐसे पढ़ा है जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है, प्लीज बेटा आप फ्रेश कंटेंट से स्टार्ट करो। जो नया कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वहां से स्टार्ट करना, और जब भी आपको बीच बीच में टाइम मिलेगा तो बीच बीच में जो भी आपको टाइम मिलेगा बेटा उसमें आप अपने बैकलॉग कंप्लीट करना, ठीक है। बट लाइव सेशंस को अटेंड जरूर करना, ठीक है। जरूर करना बेटा, लाइव सेशंस को अटेंड, ठीक है। कल पोल भी होगा, तो कल पोल में देखते हैं बेटा आप लोग कितने सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। गाना गाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं, पढ़ने वाले बच्चे जब बोलते हैं तो गाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा फटाफट से वो डॉक्टर वर्जन जो बोल रही थी वो सुना देती हूँ, ठीक है। ठीक है, 2-4 लाइन जो भी मुझे याद है, भूल चूक माफ कर देना, ठीक है। भूल चूक माफ, ठीक है। मेरे को प्रैक्टिस नहीं है इस गाने की, मैं ऐसे सुना दे रही हूं।
मजबूर हुई अब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमने न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इनफैक्ट बेटा इसके आगे की लाइंस भी बहुत अच्छी है, जस्ट टू इंस्पायर यू। ऐसा नहीं कि सिर्फ गाने के लिए गा रही हूँ। इन गानों के लिरिक्स को अपने मन में जरा सोचो कि कितने अच्छे इसके लिरिक्स है। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, ऐ जाने वतन 100 चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी, जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ठीक है, तो जो लोग भी ना देखो, तुम्हारी क्लास में कुछ ज्यादा ही स्पैमिंग होने लग गई है अभी रिसेंट टाइम पे। मैं देख रही हूँ, मैं ब्लॉक नहीं कराती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ मेरा काम यहाँ पे है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो सीखने वाला बच्चा है, उसको पढ़ाना। उन लोगों पे जितना ध्यान दूंगी उतना टाइम वेस्ट होगा, और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। जो भी इंसान लाइफ में बेटा बेमतलब के किसी और को तंग करता है, बेमतलब के गंदी चीजें करता है, खराब चीजें करता है बेटा, सबका कर्म यहाँ पे नोट होता है बेटा। ठीक है, सबका हिसाब यहाँ पे होता है। तो मैं कोई ईश्वर तो हूं नहीं सजा देने वाली, सबको अपनी बेटा सजा मिलती है, और सबको अपना हिसाब देना पड़ता है। तो आप जो भी यहाँ पे बकवास करोगे, जो भी आप लाइफ में किसी के साथ बुरा करोगे, सबका हिसाब है बेटा। ठीक है, तो आपको जब सिखाया जा रहा है यहाँ पे, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कुछ ये बातें बोलती हूँ। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो बेटा, आप समाप्ति मैम से पढ़ सकते हो, आप चाहो तो जूलॉजी के सारे बहुत औसम फैकल्टीज हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हो बेटा। पढ़ाई तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, बट आपको जो आपके जो ये संस्कार हैं बेटा, और जो आपके जो हैबिट्स हैं बेटा, जो आपका बिहेवियर है बेटा, वो आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। सिर्फ एजुकेशन से सब कुछ, सिर्फ एजुकेशन से बेटा सब हो जाएगा, सिर्फ डॉक्टर बन जाओगे सब हो जाएगा। ठीक है, एक ह्यूमन बिहेवियर होता है बेटा, वो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा बिहेवियर, काइंड बिहेवियर, टू बी नाइस टू पीपल, दैट इज समथिंग दैट यू शुड लर्न बेटा। वो जीवन में हमेशा आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, पढ़ाई लिखाई बच्चा कर लेता है बेटा, एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग, सबसे अच्छा इंसान बेटा बनना जरूरी है। और वो बेटा बनने की कोशिश करो, जानबूझ के किसी का दिल मत दिखाओ बेटा, जबरदस्ती दिल दिखाओगे, हिसाब तो कर ही देगा ना भगवान, फिर क्या करोगे बेटा, मैं थोड़ी हिसाब करूंगी। ठीक है, तो बेटा बी अ वेरी गुड डॉक्टर एंड अ वेरी 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 गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। ठीक है, आई लव यू ऑल, मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा, थैंक यू, टाटा।